यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग। सर हम कैसे हैं वो छोड़ो, सर आप कैसे हो आप ये बताओ पहले तो। सर इतने दिन हो गए, बताओ इनकम टैक्स के एमसीक्यूज करवा दिए, उसके बाद तो आए नहीं, उसके बाद थोड़ा सा काम हो गया था और कुछ तबीयत मेरी ज्यादा खराब हो गई थी तो उसी के लिए फिर छुट्टी पे चला गया था मैं। खैर अभी भी हमारे पास में जो है 40 दिन है। आज जो है वो है 9 मई, 9 तारीख है आज। और आज से लेकर के अगर हम एग्जाम तक देखते हैं, एग्जाम है अपना 18 तारीख को, तो 18 जून को, तो हमारे पास में अभी भी 40 डेज जो है वो अवेलेबल है। ये 40 दिन जो है अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत कुछ का मतलब जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है आराम से इजीली आप उसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जो है वो एमसीक्यू सीरीज जो स्टार्ट किया था। अब हम लोग जो है वो आज से बोले तो आज 9 तारीख से हम लोग जो है वो करने वाले हैं स्टार्ट। क्या मालूम है क्या क्या सर, क्या स्टार्ट करोगे? आज के इस क्लास से हम लोग जो है शुरुआत करने वाले हैं, हमारा शुभारंभ करने वाले हैं हमारी रिवीजन सीरीज का भी। इसका मतलब ये है कि अब हम रिवीजन भी साथ के साथ जो है वो स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि 10 सब्जेक्ट अपने पेपर नंबर 2 के अंदर, तो उसकी हम लगभग 20 वीडियो बनाएंगे। हर यूनिट की कम से कम 2 वीडियो, ठीक है ना। वैसे तो एक यूनिट के अंदर, एक वीडियो के अंदर भी मैं कंप्लीट करवा सकता हूं, लेकिन वही बात है यार, सिलेबस से थोड़ा ज्यादा, ठीक है। तो उस चीज का बेनिफिट नहीं है कि मैं ऊपर ऊपर से बताता जाऊं, डेप्थ के अंदर हम कुछ भी ना समझे और फिर मतलब ज्यादा फ्रूटफुल ना हो, ठीक है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि चीजें अच्छे तरीके से हो जाए। तो अभी टाइम है हमारे पास में, तो हम लोग जो है वो क्या करेंगे, 2 वीडियो हर यूनिट का जो है वो लगाएंगे और 2 वीडियो के अंदर जो है वो एक यूनिट को हम लोग जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग जो पेपर नंबर 2 को जो है स्टार्ट करने वाले हैं और पेपर नंबर 2 जो हमारा कॉमर्स का है उसके अंदर हम लोग जो है शुरुआत करेंगे हमारी बिजनेस फाइनेंस को। जो हमारा पेपर नंबर 2 का यूनिट नंबर 4 है, दैट इज अ बिजनेस फाइनेंस। इस यूनिट को आज के इस क्लास के अंदर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है हमारा जो बिजनेस फाइनेंस है उसके अंदर कई सारे हमारे जो है वो टॉपिक्स हैं। उन सभी टॉपिक को हम लोगों ने जो है वो 11 चैप्टर्स के अंदर जो है वो बाइफरकेट किया था। ये हमारा बिजनेस फाइनेंस का बुक है। तो अगर आप इसके इंडेक्स के ऊपर आएंगे तो इंडेक्स में आपको दिखेगा कि जो अपना सिलेबस है उसको हमने 11 चैप्टर्स के अंदर जो है वो क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है ना। तो बिजनेस फाइनेंस का जो भी सिलेबस है उसको 11 चैप्टर में डिवाइड किया। बिजनेस फाइनेंस से एग्जाम के अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं, बोले तो 20 नंबर का वेटेज जो है वो ये रखता है। ओके, अब जो इसके जो वो है क्या बोलते हैं चैप्टर से है, तो वो सबसे पहले था आपका इंट्रोडक्शन और टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सेकंड था आपका डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। फिर थर्ड था लीज फाइनेंसिंग। फोर्थ था आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर। फिर कैपिटल बजटिंग। फिर वर्किंग कैपिटल। फिर डिविडेंड। फिर एसेट सिक्योरिटाइजेशन। फिर था इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम और लास्ट में था इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेज। तो ये अपने जो 11 सब चैप्टर्स हैं इस यूनिट नंबर 4 में, इन 11 चैप्टर्स को ध्यान देना, इन 11 चैप्टर को हम लोग जो वो करेंगे रिवाइज। इन 11 चैप्टर के ऊपर अप्रोक्सीमेटली हम लोगों ने 40 वीडियोस लगाए। तो जो हमने 40, ये 11 वीडियो के ऊपर जो हमने 40 लेक्चर में काम किया, 40 से 45 लेक्चर हमने लगाए इसके ऊपर। तो जो 40 से 45 लेक्चर में हम लोगों ने जो काम किया उसको अब हम लोग जो है वो करेंगे रिवाइज। क्या करेंगे, रिवाइज। और रिवाइज करेंगे 2 वीडियो में, ठीक है। तो 2 वीडियोस हम लोग जो इसकी कवर करेंगे और 2 वीडियो के अंदर पूरा का पूरा बिजनेस फाइनेंस है वो कंप्लीट करेंगे। फिर उसी तरीके से आगे इंटरनेशनल बिजनेस हो गया और फिर आपका अकाउंटिंग हो गया, स्टैट्स हो गया, इनको भी इसी तरीके से हम लोग जो है वो निपटाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं उसको समझना। हम लोग जो बिजनेस फाइनेंस के टोटल 11 चैप्टर है इनको 2 वीडियोस के अंदर जो है वो क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो आज है अपना फर्स्ट वीडियो और फर्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो रिवाइज करेंगे टोटल 5 चैप्टर्स को। कौन कौन से? एक तो चैप्टर नंबर 6, सबसे पहले हम करेंगे कैपिटल बजटिंग को। फिर करेंगे चैप्टर नंबर 4 कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। चैप्टर नंबर 3 लीज फाइनेंसिंग को। चैप्टर नंबर 2 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को। और चैप्टर नंबर 2 डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस को, ठीक है। तो ये टोटल लगे 5 चैप्टर तो आज के वीडियो में हो गए। और बाकी के जो 6 चैप्टर बचे हुए हैं, ये जो 6 चैप्टर है, चैप्टर पहला, 5वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, इनको हम करेंगे अपनी सेकंड लेक्चर के अंदर। ओके जी सर। तो इस तरीके से हम लोग जो वो रिवीजन सीरीज है वो क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। अब जो काम 40 लेक्चर में हुआ है उस काम को, अब जैसे मान लो वर्किंग कैपिटल है, अब वर्किंग कैपिटल के ऊपर मैंने टोटल मिला के 5 लेक्चर लगाए थे, ठीक है। कितने? 5 लेक्चर। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर हम लोगों ने 3 लेक्चर लगाए। लीज फाइनेंसिंग में हमने 2 लगाए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैनेजिंग हमने 4 लेक्चर लगाए। कैपिटल बजटिंग के अंदर हमने 3 लेक्चर लगाए। तो अब ये कैसे, अब ये जो इतने सारे लेक्चर जो हमने इसमें लगाए हैं इनको अब हम एक ही लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा जो है वो सिस्टम अब कैसा रहेगा, थोड़ा फास्ट ट्रैक पे चलेगा, ठीक है। इस वीडियो का ज्यादा बेनिफिट उस बच्चे को होगा जिसने हमसे क्लासेस ले रखी है, क्योंकि आपने सारा का सारा जो है वो क्लासेस के अंदर पढ़ा है, डिटेल के अंदर। अब आपको जो है वो क्या करना है, ऊपर ऊपर से बस आपको अब मैं बोलते जाऊंगा, आपको हर चीज जो है वो याद होती जाएगी, ठीक है। बाकी जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हमसे क्लासेस नहीं ली हुई है, जिन्होंने हमसे कोर्स लिया, उनके लिए भी ये सब जो वीडियो है वो उतना ही बेनिफिशियल रहने वाला है। बस आपको थोड़ा सा वीडियो पोस्ट कर करके जो है वो क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट ट्रैक पे जो है वो जाने वाला हूं। ओके, तो
अब हम लोग जो है शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक का नाम जो है वो बिजनेस फाइनेंस। इसके आज के इस क्लास के अंदर 5 चैप्टर हम लोग जो है वो कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब सिस्टम कैसे रहने वाला है, ठीक है ना। तो जैसे टोटल मिला के अगर हम बात करते हैं 10 अपने सब्जेक्ट हैं पेपर नंबर 2 में, तो उन 10 सब्जेक्ट की हम लोग जो है वो क्या करेंगे, लगभग 20 वीडियोस जो है वो बनाएंगे और 20 वीडियोस के अंदर 20 या 22 वीडियोस के अंदर हम लोग जो है वो पूरे के पूरे इस जो अपना पेपर नंबर 2 कॉमर्स है इसको हम लोग जो वो क्या कर देंगे, रिवाइज कर देंगे। ओके, तो अपने को इसको जो बढ़िया तरीके से निपटाना है ताकि एग्जाम में जब जाए तो अच्छे से अपनी रिविजन हो जाए, ठीक है। आप पेपर में जाने से पहले कम से कम 2 से 3 बार इस वीडियो को जरूर देख के जाना, कम से कम 2 से 3 बार, ठीक है ना। उससे क्या होगा, अब मैं जब आपको पढ़ाऊंगा ये तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, तो अगर आप 2 से 3 बार रिवीजन वीडियो को लगा लोगे तो आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट गो थ्रू हो जाएगा 2 से 3 बार, बढ़िया रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे स्टूडेंट है मैं आपको ये गाइड करूंगा कि आप पहले रिवीजन वीडियो लगाओ, ओके, और उसके साथ में वैसे तो ये करो, एक चैप्टर आपने रिवीजन वीडियो का लगाया, देन उसके बाद उस चैप्टर को निपटा लो, बुक में से पढ़ना शुरू कर दो, फिर आपने सेकंड चैप्टर लगाया, फिर उसको निपटा लो। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका सब्जेक्ट अच्छे से भी हो जाएगा और दूसरा फास्ट ट्रैक पे भी हो जाएगा, ठीक है ना जी सर। तो आइए हम लोग जो शुरुआत करते हैं आज हमारे पहले चैप्टर को, जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो शुरुआत करेंगे कहां से, कैपिटल बजटिंग से। कहां से, कैपिटल बजटिंग से। ओके, अब कैपिटल बजटिंग से शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा देता हूं। अगर आप लोग जो है वो अपकमिंग जून में जो पेपर होना है उसके लिए या दिसंबर में जो एग्जाम होना है उसके लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगा, उसके लिए हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा जो ऑनलाइन बैच है उसमें आपको घर पे बैठे बैठे जो है कंप्लीट जो है वो कोर्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा, जिसमें 4 चीजें मिलेंगी। सबसे पहले पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा हार्ड कॉपी में, जैसे ये बिजनेस फाइनेंस है, इस तरीके से आपको जो है वो 10 किताबें पेपर 1 की और 10 किताबें पेपर 2 की आपके होम एड्रेस पे आएंगी। प्लस में आपको पूरा का पूरा जो आपको सिलेबस मिलेगा उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सारी वीडियोस मिलेंगे हमारी मोबाइल ऐप के ऊपर। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। आप उसको प्ले स्टोर से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन है उसके अंदर सारे फीचर हमने डलवा दिए हैं, ठीक है। आप उसको ऑफलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं और बाद में भी आप उन वीडियोस को लगा सकते हैं, ठीक है। वैलिडिटी रहता है इसमें, तो आप देख लीजिएगा। तो कंटेंट आपको सारा हार्ड कॉपी में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन जो मिल जाएगा, वीडियोस आपको सारी के सारी वो मिल जाएंगे आपको हमारी एप्लीकेशन के अंदर। प्लस आपको जो है वो मिलेगा हर यूनिट का रिवीजन वीडियो, जैसे अभी हम यूनिट नंबर 4 कर रहे हैं तो यूनिट 4 का रिवीजन वीडियो मिलेगा। फिर साथ में आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज भी मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप जो है वो कोर्सेज का इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी, बाकी अगर आपने डेमो के लेक्चर देखने हैं तो हमारे जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है मोहित शर्मा क्लासेस, इसी के ऊपर हमने बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी डाले हुए हैं, तो आप वहां पे जाकर उनको देख भी सकते हैं, ठीक है ना जी सर। चलो अब हम लोग जो शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक का। सबसे पहले अच्छा मैं दोबारा आपको बोला थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे चलेगा, तो आप जो है वो अपनी क्या बोलते हैं उसको, ऐसा बोलते हैं ना कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए या कुर्सी की जो बेल्ट लगा लीजिए और तसल्ली से अब 1 से 1.5 घंटे का हमारा लेक्चर रहने वाला है। 1 से 1.5 घंटे बस आप बैठ जाइए सब कुछ भूल के, और जो मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ उसको समझते जाइएगा, ठीक है जी सर। तो करें स्टार्ट? हाँ जी सर कर दो। चलो लेके बाबे का नाम जय हनुमान जी। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल बजटिंग का। कैपिटल बजटिंग की अगर जब हमने पढ़ा था तो आपको मैंने बताया कि बैलेंस शीट के अंदर जो हमारी एसेट साइड होती है वहां पे 2 तरह की एसेट होती है, एक होती है करंट एसेट, एक है नॉन करंट एसेट। जो अपनी करंट एसेट है उसके लिए मतलब आपको अपनी करंट एसेट जो है वो कितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, कितनी अपने को टेम्परेरी करंट एसेट चाहिए, बोले तो वर्किंग कैपिटल चाहिए, और कितने परमानेंट वर्किंग कैपिटल चाहिए, ठीक है। प्लस वर्किंग कैपिटल का फाइनेंसिंग कहां से करेंगे, प्लस कैश का कितना ऑप्टिमम बैलेंस होना चाहिए, प्लस कितना डेटर को कैसे मैनेज करना है, प्लस इन्वेंट्री का कितना बैलेंस अपने को मेंटेन करके चलना है। इन सब के लिए जो डिसीजन मेकिंग होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। लेकिन अगर बात करते हैं किसका, फिक्स एसेट का, तो फिक्स एसेट के लिए मतलब किस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाना है, किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा, उसके लिए जो डिसीजन मेकिंग होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो ये आपको मैंने पढ़ा था। कैपिटल बजटिंग डिसीजन बेसिकली किसके लिए होते हैं, जो हमारी नॉन करंट एसेट है या जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, फिक्स एसेट। कैपिटल बजटिंग में हम क्या करते हैं, फंड्स का एलोकेशन करते हैं। देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या बिजनेस फाइनेंस के अंदर बेसिकली एक फाइनेंशियल मैनेजर 3 तरह के डिसीजन लेता है। सबसे पहला जो डिसीजन होता है वो है एक्विजिशन ऑफ फंड, पैसे को इकट्ठा करना। दूसरा होता है क्या, एलोकेशन ऑफ फंड, आप पैसे को लगाना। जो पैसा आपने इकट्ठा किया उसके लिए जो डिसीजन लेने होते हैं वो क्या, सबसे पहले सोर्सेज को चेक करना, फिर उनकी कॉस्ट चेक करना, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर और फिर लीवरेज, ठीक है। ये 4 कॉन्सेप्ट आते हैं किसमें, एक्विजिशन ऑफ फंड, पहले पैसा इकट्ठा करना है, फिर उस इकट्ठे हुए पैसे को क्या करना है, लगाना है। कहां लगाओगे, 2 जगह पे, या तो करंट एसेट में या नॉन करंट एसेट में, बोलो तो फिक्स एसेट में। करंट एसेट में लगाओगे तो जो डिसीजन
मेकिंग करनी पड़ती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैपिटल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और जो नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट में जो आप पैसा लगाने की सोचते हो उसके लिए जो आप डिसीजन मेकिंग करते हो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ओके, उसके बाद जो तीसरा डिसीजन अपने को लेना होता है, एक फाइनेंशियल मैनेजर को लेना होता है, वो होता है क्या, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन में क्या होगा, बेसिकली साल के एंड में हम लोग जो है वो क्या करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे और उस प्रॉफिट का एक पोर्शन जो है वो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसके लिए डिसीजन लेना, हमारे डिविडेंड पॉलिसी क्या रहने वाला है, कितना पैसा अपने को प्रॉफिट का अपने पास विद होल्ड करना है या कितना पैसा अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए आता है क्या, डिविडेंड डिसीजन। तो अभी हम लोग जो है वो क्या पढ़ रहे हैं, हम एलोकेशन ऑफ फंड, और एलोकेशन ऑफ फंड में कौन सा नॉन करंट एसेट में पैसा जो अपने को लगाना है वो कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो बोलते हैं कैपिटल बजटिंग में हम क्या करते हैं, फंड्स का एलोकेशन करते हैं इन डिफरेंट लॉन्ग टर्म सिनेरियो के अंदर। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, जो लॉन्ग टर्म फंड्स है उनको इन्वेस्ट किया जाएगा किस इनिशियल स्टेज पे, ठीक है, एंड रिटर्न एक्सपेक्ट की जाएगी ओवर ए लॉन्ग पीरियड। ठीक है, अब कैपिटल बजटिंग जो है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। ठीक है जी, कैपिटल बजटिंग जो है वो हमारे लिए रेलेवेंट क्यों है, क्योंकि सबसे पहला जो है वो क्या, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो है वो जब हम लेते हैं तो उसका इंपैक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लंबे समय तक बढ़ता है। दूसरा, सब्सटेंशियल कमिटमेंट। कैपिटल बजटिंग डिसीजन के अंदर जो है वो बहुत ह्यूज अमाउंट के अंदर पैसा जो है वो क्या होता है, इन्वेस्ट होता है, इसलिए हमारी कमिटमेंट बहुत ही क्या होती है इसके अंदर, कमिटमेंट का मतलब बेसिकली फाइनेंशियल कमिटमेंट हमारी बहुत ही हाई होती है। तो आप जब इतना पैसा किसी एक प्रोजेक्ट में लगाने की सोच रहे हो तो आपको जो है सोच समझ के डिसीजन लेना होता है। इरिवर्सिबल, एक बार जो डिसीजन ले लिया उसको आप बारी बारी चेंज नहीं कर सकते। जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है वो आपकी कंपनी की जो प्रोडक्टिवनेस है उसको जो है वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। टाइप ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन में या तो फर्म के एग्जिस्टेंस के बेस पर या तो नई कंपनी होगी या फिर ओल्ड है। अगर नई कंपनी है तो हम डिसाइड करते हैं कि किस प्लांट में जो है वो इन्वेस्टमेंट करें और किस प्लांट में इन्वेस्टमेंट ना करें। एग्जिस्टिंग है तो फिर देखेंगे हम रिप्लेसमेंट या मॉडर्नाइजेशन। अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो गया आपके प्लांट की एग्जिस्टिंग लाइफ जो है वो क्या हो गई, आपके प्लांट की जो इकोनॉमिक लाइफ है वो अगर एंड हो गई है तो उसकी जगह जब आप दूसरे प्लांट को लगाते हो तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या क्या बोलेंगे, रिप्लेसमेंट। तो अगर एग्जिस्टिंग एसेट जो हमारे पास में थी बोले तो ओल्ड एसेट, और उसकी अगर इकोनॉमिक लाइफ जो है वो खत्म हो गई है, इसका मतलब एक एसेट को मैं परचेज करके लाया, 5 साल के लिए चलनी थी और 5 साल पूरे हो गए, तो अब उस एसेट को जब मैं रिप्लेस करूंगा, उस एसेट की जगह नई एसेट लाऊंगा, तो वहां जो डिसीजन लेना होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिप्लेसमेंट। लेकिन अगर मैं किसी एसेट को परचेज करके आया था 5 साल के लिए, वो एसेट चलनी थी और मैंने 2 साल के बाद ही उसको जो है वो क्या कर दिया, हटा दिया, उसकी जगह नई एसेट लिया, क्यों, क्योंकि अब वो एसेट आउटडेटेड हो चुकी है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मॉडर्नाइजेशन डिसीजन। ठीक है, एक्सपेंशन के अंदर हम ये सोच सकते हैं कि हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी को अपने को क्या करना है, बढ़ाना है। डाइवर्सिफिकेशन में बेसिकली हम जो है वो नई प्रोडक्ट लाइन के अंदर जो है वो क्या करेंगे, एंटर कर जाएंगे। कंटीजेंसी डिसीजन में आपको मैंने बताया था जब एक डिसीजन दूसरे पे डिपेंड करता है, मतलब अगर ए डिसीजन लिया जाएगा तो बी भी लेना पड़ेगा और अगर ए नहीं है तो बी भी नहीं होगा, इसको बोलता है कंटीजेंसी डिसीजन। अगर आप ये सोच रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जो है वो कंप्यूटराइजेशन सारा करोगे तो कंप्यूटर लगाने के लिए आपको एसी भी लगाने पड़ेंगे, तो एसी लगाना है या नहीं लगाना ऑर्गेनाइजेशन में वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर के लगाने पर। तो कंप्यूटर लगेंगे तो एसी लगेगा, कंप्यूटर नहीं तो एसी भी नहीं, तो एसी का जो डिसीजन है, डिसीजन होना सा कंटीजेंट डिसीजन। फिर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू डिसीजन सिचुएशन में हम जो है वो क्या करते हैं, या तो डिसीजन होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या होगा एक्सेप्ट रिजेक्ट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो वो क्या होता है, जब एक डिसीजन एक्सेप्ट हो गया तो दूसरा अपने आप ही क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, मतलब ए का एक्सेप्टेंस बी का रिजेक्शन है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये बेसिकली कहां होता है, जब अपने पास कैपिटल की स्कार्सिटी होती है, ठीक है ना, तो हम वहां पे क्या करते हैं, सारे बढ़िया डिसीजन नहीं ले सकते, अपने को बढ़िया डिसीजन में सबसे जो बेस्ट है उसी को क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। दूसरा होता है एक्सेप्ट रिजेक्ट। एक्सेप्ट रिजेक्ट के अंदर हम जो है वो क्या करेंगे, हर प्रोजेक्ट को अलग वे में बोले तो आइसोलेशन के अंदर जो है वो क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, और जो भी प्रोजेक्ट बढ़िया होंगे, इसका मतलब जो पॉजिटिव एनपीवी बेसिकली अपने को दे रहे होंगे, तो उस प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब जब आप कैपिटल बजटिंग करते हो तो कुछ अजम्पशन लेके चलते हैं। सबसे पहला सर्टेनिटी, क्योंकि देखो हम ये देखते हैं कि आज के दिन हमारा एक आउटफ्लो जा रहा है, लेकिन जो इनफ्लो है वो तो फ्यूचर में मिलेंगे, तो हम एज्यूम करते हैं कि जो हमने आज एस्टिमेशन किया है फ्यूचर के इनफ्लोस का, वो हमारे जो है वो सर्टेन लेवल पे होंगे। दूसरा, जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो सब प्रॉफिट मोटिव के लिए। एंड तीसरा, कोई भी कैपिटल राशिंग नहीं है। हम हमेशा ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास कोई भी स्कार्सिटी नहीं है, मतलब पैसा हमारे पास में अवेलेबल है। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या रहता है, सबसे पहले कैपिटल बजटिंग में हम लोग जो वो क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं किसको, कॉस्ट एंड बेनिफिट को, बोले तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो को निकालते हैं। दूसरा, एस्टिमेट करते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और फिर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्राइटेरिया को यूज करके डिसाइड करते हैं वेदर टू एक्सेप्ट द प्रपोजल और रिजेक्ट द प्रपोजल। अब दो अल्टरनेटिव है मेजर करने के कॉस्ट बेनिफिट को, एक तो है आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट और एक है आपका कैश फ्लो। बेटर जो ऑप्शन है वो कौन सा है, कैश फ्लो। तो अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन आ गया कि आपके पास में 2 तरीके हैं, ठीक है ना, एक तो है अकाउंटिंग प्रॉफिट के थ्रू आप प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करो, और एक है कैश फ्लो के बेसिस पे प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन करो, तो आप क्या बोलोगे, कैश फ्लो इज द बेस्ट टेक्निक। ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट की अपनी कुछ कमी है। क्या क्या कमी है, सबसे पहला हर फर्म का जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो क्या अलग अलग है, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर बहुत सारी नॉन कैश आइटम भी आती हैं,
तो वो हमारे डिसीजन को क्या बर्बाद कर देंगे। और अकाउंटिंग जो प्रॉफिट है वो होता है पर्टिकुलर एक पीरियड के लिए, जो कि हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। फिर हम डिसीजन लेते हैं किसके बेस पर, कैश फ्लो के बेस पर। कैश फ्लो तीन तरह से जो अराइज होता है, एक होगा सबसे पहले क्या, ओरिजिनल या इनिशियल कैश आउटफ्लो, ठीक है। जैसे अगर मैं किसी एक मशीन को परचेज कर रहा हूं तो शुरुआत में जो पैसा मेरा लगेगा दैट इज नोन एज ओरिजिनल और इनिशियल कैश आउटफ्लो। उसके बाद अब मशीन को मैंने लगा दिया, अब वो मशीन काम करेगी और हम प्रॉफिट कमाएंगे और हर साल कुछ ना कुछ पैसा हमारे पास में आएगा, उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट कैश फ्लोज। और आखिरी में जब वो मशीन, जब प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो अब उस मशीन को हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे, बोले तो उसको हम बेचेंगे, बेचने पर जो साल्वेज वैल्यू रिसीव होगा उसको बोलते हैं टर्मिनल कैश इनफ्लोज। आगे कुछ पॉइंट है जिनको ध्यान रखना, जब भी आप कैपिटल बेस्ड डिसीजन ले तो कुछ पॉइंट से जो ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले नंबर पे स्टैंड अलोन प्रिंसिपल। हर प्रोजेक्ट का जो है उसको जब आप इवैल्यूएट करेंगे उसके खुद के मेरिट और डीमेरिट के बेस पर करेंगे। दूसरा, एलोकेटेड ओवरहेड को क्या करना है, इग्नोर करना है। फिर प्रोडक्ट कैनिबलाइजेशन, नए प्रोडक्ट की वजह से कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की डिमांड में होने वाली कमी को बोलते हैं प्रोडक्ट कैनिबलाइजेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या उसको कंसीडर करें, मतलब उस लॉस को कंसीडर करें या ना करें। तो अगर आपकी, मैंने क्या बताया था, अगर आपकी मोनोपोली है तो भाई कंसीडर करो, और अगर आपकी मोनोपोली नहीं है, मार्केट जो कैसी है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो उस केस के अंदर जो है प्रोडक्ट कैनिबलाइजेशन की वजह से होने वाले लॉस को आप जो है वो नए प्रोजेक्ट के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। आगे फिर था टैक्सेशन, जो भी कैश फ्लो आएंगे वो क्या होंगे, आफ्टर टैक्स होने चाहिए। आगे फिनेंशियल कैश फ्लो को क्या करना होता है, इग्नोर। आपको मैंने बताया था क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्काउंट रेट के अंदर होते हैं। आगे कुछ हमारे रेलेवेंट कैश फ्लो है, कुछ इरेलेवेंट है। इरेलेवेंट कैश फ्लो को कभी भी प्रपोजल के लिए हम जो है वो कंसीडर नहीं करते हैं। आगे कैपिटल बस्टिंग की कई सारी टेक्निक है, उन टेक्निक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है आपका ट्रेडिशनल, जिसको नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक बोलते हैं, और एक होती है अपनी कौन सी, टाइम एडजस्टेड या डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। जो ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक है उसके अंदर आएंगे एक है पेबैक पीरियड, एक है एआरआर। बाकी जो नॉन डिस्काउंटिंग है उसके अंदर एनपीवी, पीआई, टीवी, डिस्काउंटेड पेबैक, आईआरआर और एमआईआरआर। सबसे पहले नंबर पे है पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड टेक्निक जो है उसको लगाते हैं कहां पे, जब एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ये जानना चाहती है कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाऊं तो मुझे ये प्रोजेक्ट कितने दिनों में रिकवरी करके दे देगा, बोले तो मेरी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कितने समय के अंदर मेरे को रिकवर हो जाएगी। अगर ये जानना हो तो फिर वहां पे हम लोग जो है वो किस मेथड को यूज करेंगे, दैट इज अ पेबैक पीरियड मेथड। पेबैक पीरियड मेथड जो है, अब वहां पे जो है वो क्या होगा, दो तरीके से कंपटीशन होगा। अगर एनुअल कैश फ्लो जो है वो क्या आपकी इक्वल है तो फॉर्मूला जो लगेगा वो क्या लगेगा, कैश आउटफ्लो अपॉन में एनुअल कैश इनफ्लो। और अगर मान लीजिए कभी ऐसा है कि आपके कैश इनफ्लो जो है वो इक्वल नहीं है, वो अनइक्वल है, तो वहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेथड को हम लोग जो क्या करते हैं, यूज करते हैं। मतलब क्यूमुलेटिव कैश फ्लो मेथड को क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराते हैं, थोड़ा देख के जाना उसको। अब डिसीजन रूल जो है वो क्या रहेगा, तो हम क्या बोलते हैं, अगर एक ही प्रोजेक्ट है तो हम उस प्रोजेक्ट के पेबैक पीरियड को जो है वो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे हमारे एस्टिमेटेड से। अगर हमारे प्रोजेक्ट का जो पेबैक पीरियड है एस्टिमेटेड से क्या रहा है, कम आ रहा है, तो एक्सेप्ट द प्रपोजल, नहीं तो रिजेक्ट। और अगर दो या दो से ज्यादा प्रोजेक्ट आपके पास में है तो जिस प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड सबसे शॉर्टर है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट सबसे जल्दी पैसा रिकवर करके दे रहा है उस प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। इसके कुछ एडवांटेज है, सिंपल है, लिक्विडिटी की बात करता है, ये रिस्क के साथ भी डील करता है, लेकिन इसके अपने डिसएडवांटेज है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला, ये सिर्फ ये देखते हैं इस मेथड में हम सिर्फ ये देखते हैं कितने समय के अंदर पैसा रिकवर हो रहा है। रिकवरी के बाद का सीन इसमें हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। दूसरा, ये जो मेथड है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता, ये जो मेथड है वो साल्वेज वैल्यू को कंसीडर नहीं करता, और ये एक सिर्फ कैपिटल रिकवरी का मेथड है, प्रॉफिटेबिलिटी की बात ही नहीं करता। जबकि हम काम किसके लिए करते हैं, प्रॉफिट के लिए, या सिर्फ अपना पैसा पूरा करने के लिए, प्रॉफिट के लिए। आगे सुटेबल, कहां पे सुटेबल है, तो जब जो पॉलिटिकल अनस्टेबल कंट्रीज है तो वहां पे ये मेथड जो क्या होता है, सुटेबल, क्योंकि वहां पे हमारा प्राइम मोटिव पैसा कमाना नहीं है, हमारा ये होता है भाई पहले कैपिटल सेव हो जाए। आगे कंपटीशन आपको मैंने बता दिया, एक्सेप्ट रिजेक्ट आपको मैंने बता दिया। डिसीजन क्राइटेरिया जो क्या होता है, अगर सिंगल प्रोजेक्ट है या मल्टीपल है। सिंगल प्रोजेक्ट है तो कंपेयर करेंगे प्रीडिटरमाइन से, अगर टारगेट पेबैक पीरियड जो है वो कम है और एक्चुअल पेबैक पीरियड क्या है, ज्यादा है, तो प्रपोजल को रिजेक्ट करेंगे। और अगर टारगेट पेबैक पीरियड जो है वो ज्यादा है और एक्चुअल पेबैक पीरियड जो है वो क्या है, कम है, तो प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे। और मल्टीपल प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, ऐसा प्रोजेक्ट जिसका पेबैक पीरियड क्या शॉर्ट है उसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद है अगला टेक्निक जिसको बोलते हैं एआरआर। पूरे कैपिटल बस्टिंग में सिर्फ एक एआरआर टेक्निक है जो कैश फ्लो की जगह किसको लेके चलता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट को लेके चलता है। एआरआर क्या होता है, एआरआर इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, या इसको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। एआरआर बेस है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न पे, ठीक है, या रेट ऑफ रिटर्न पे। एआरआर को डिफाइन करेंगे, इट इज एनुअलाइज नेट इनकम विच इज अर्न ऑन द एवरेज फंड इन्वेस्टेड इन ए प्रोजेक्ट। कि आपने अगर एक प्रोजेक्ट के अंदर कुछ पैसा इन्वेस्ट किया तो उसके ऊपर आप हर साल जो कितना रिटर्न कमाओगे, तो उस परसेंटेज को बोलते हैं हम लोग क्या, एआरआर। एनुअल रिटर्न जो है प्रोजेक्ट का उसको एक्सप्रेस किया जाएगा एज ए परसेंटेज ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट। आप एआरआर कैसे कंप्यूट करते हैं, तो एआरआर कंप्यूट करने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट अपॉन में एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू में 100। अब अगर प्रॉफिट इक्वल है तो फिर क्या करेंगे,
एनुअल प्रॉफिट अपॉन में एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100, और अगर प्रॉफिट जो है वो इक्वल नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा, उनका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, एवरेज एनुअल प्रॉफिट हो जाएगा अपॉन में एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू में 100। ठीक है, अब दो अप्रोच है जो एवरेज इन्वेस्टमेंट को लेने की। पहला अप्रोच तो क्या बोलता है कि इनिशियल जो कैश आउटफ्लो है उसी को हम क्या मानेंगे, जो इनिशियल कैश आउटले है वही हमारी क्या है, एवरेज इन्वेस्टमेंट है। और दूसरा बोलता है कि हम क्या करेंगे, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस उनका एवरेज करके और फिर उसको हम जो कंसीडर करेंगे। खैर आपको मैंने पहले ही बताया था कि पेपर के अंदर इतना डेप्थ के अंदर जो क्वेश्चन नहीं आता। बेसिकली एआरआर से अगर आएगा तो फॉर्मूला आएगा या आएगा डिसीजन क्राइटेरिया सीधा। ठीक है, अब डिसीजन रूल जो है वो क्या बोलता है एआरआर का, पहले उसको हम समझते हैं। एआरआर का जो डिसीजन रूल है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि अगर, ध्यान देना, इफ एआरआर इज मोर देन द प्री स्पेसिफाइड रेट ऑफ रिटर्न। अगर मान लो किसी प्रोजेक्ट में मैंने पैसे लगाया और मैंने ये सोचा था कि अगर ये प्रोजेक्ट मेरे को 12% दे देगा तो मेरा जो टारगेट जो पे आउट है वो क्या है, 12% होना चाहिए। अगर जो प्रोजेक्ट है वो अगर 20% दे रहा है, मतलब टारगेट से ज्यादा दे रहा है, एक्सेप्ट द प्रपोजल, नहीं तो रिजेक्ट। और अगर एक से ज्यादा प्रोजेक्ट आपके पास में है तो जो प्रोजेक्ट हाईएस्ट एआरआर दे रहा है उसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। क्रिटिसिज्म क्या है, सबसे पहला जो एआरआर मेथड है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता। दूसरा अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर बेस है, कैश फ्लो को नहीं लेके चलता। तीसरा लाइफ ऑफ द प्रपोजल को इग्नोर करता है। चौथा साल्वेज वैल्यू को कंसीडर नहीं करते। एंड पांचवा ये फेल है टू रिकॉग्नाइज द साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये जो एआरआर है वो आपका निकलेगा परसेंटेज में, जो कि रिलेटिव टर्म है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मान लो एक प्रोजेक्ट है वो उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की है और दूसरा प्रोजेक्ट जो है उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 लाख की है। 1 लाख रुपए वाला दे रहा है 10% और 1 करोड़ वाला दे रहा है 12%। आप तो ये बोलोगे 12% वाला बढ़िया है, लेकिन उसके लिए फंड भी तो होना चाहिए। यस, तो ये इसकी क्या है, कमी है। ठीक है, इसके बाद अगली जो अप्रोच है वो है डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक जो होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली ये टेक्निक किसके ऊपर बेस्ड है, तो हमने ये पढ़ा था कि देखो हम जब भी कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज का एस्टिमेशन करते हैं तो कैश का जो आउटफ्लो है वो तो आज हो रहा है, लेकिन जो कैश के इनफ्लोज है वो कब होंगे, फ्यूचर के अंदर होंगे। अब फ्यूचर में मिलने वाला जो पैसा और आज का जो पैसा, क्या दोनों कंपेरेबल है? नहीं सर। फ्यूचर में मिलने वाला पैसा जो है उसकी वैल्यू अलग है और आज के पैसे की वैल्यू जो है वो क्या है, अलग है। क्योंकि मैंने आपको बताया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे पैसे की जो वैल्यू है, पैसे की जो परचेजिंग पावर है वो क्या होगी, कम होगी। तो हम जो है अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो ये बोलता है कि देखो जी आज जो आउटफ्लो जा रहा है और फ्यूचर में जो इनफ्लोज आएंगे वो दोनों कंपेरेबल नहीं है, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो फ्यूचर वैल्यूज है उनको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा, तभी आप कंपैरिजन कर सकते हो। अब फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए हम लोग जो वो क्या करते हैं, यहां पे सहारा लेते हैं किसका, डिस्काउंट फैक्टर का, डिस्काउंट रेट का। ओके, तो अब जो टेक्निक हम यूज करेंगे उसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्यूचर में होने वाले जो भी हमारे कैश फ्लोज है उनको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे, देन कंपेयर जो है वो करके देखेंगे कि क्या प्रोजेक्ट बेनिफिशियल है या नहीं है। तो उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक या टाइम एडजस्टेड टेक्निक। अब सबसे पहला जो मेथड है वो है एनपीवी, बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। एनपीवी जो है वो क्या है, एनपीवी जो है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की, उसको डिफाइन करेंगे, इट इज अ सम। ये क्या है, सम होता है किसका, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश इनफ्लो माइनस करेंगे सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश आउटफ्लो। तो यहां पे एनपीवी निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो करके। अब रेट ऑफ डिस्काउंट जो है वो क्या होता है, जब भी आप एनपीवी निकालोगे तो उसके लिए आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको एक रेट चाहिए और वो जो रेट है वो पहले से क्या होता है, प्री डिटरमाइन होता है। ये इस मेथड की सबसे बड़ी कमी भी है, क्योंकि ये क्या बोलता है, हर प्रोजेक्ट के लिए एक ही रेट लगाएंगे, लेकिन हर प्रोजेक्ट को एक ही रेट से डिस्काउंट करना क्या फायदेमंद है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट के अपने जो है वो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ठीक है ना, तो कोई प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की होता है तो उसको आपको ज्यादा रेट से डिस्काउंट करना चाहिए, और कोई प्रोजेक्ट लेस रिस्की है तो उसको कम रेट से करना चाहिए। लेकिन एनपीवी मेथड जो वो क्या करता है, हर प्रोजेक्ट को सेम रेट से डिस्काउंट करता है। यही इस मेथड की अपनी क्या है, कमी है। और इसका जो नया वर्जन है वो है क्या, आईआरआर। वो इससे बढ़िया, क्योंकि वो आईआरआर खुद का रेट होता है। ठीक है, खैर एनपीवी जो है आपको मैंने बता दिया, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब एनपीवी के लिए जो है वो क्या है, रेट ऑफ डिस्काउंट जो है, जिसको मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोला जाता है, उसको हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, डिस्काउंटिंग करने के लिए। दूसरा बोलता है देयर इज ए इनवर्स रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ रिटर्न एंड द एनपीवी। अगर रेट ऑफ रिटर्न बढ़ेगा, जितने ज्यादा रेट से आप डिस्काउंट करोगे उतना नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो क्या आएगी, कम आएगी। ये बात हमेशा याद रखना, जितने ज्यादा रेट से किसी चीज को अगर आप डिस्काउंट करते हो तो उतनी एनपीवी जो है वो क्या आती है, कम आती है। आगे डिस्काउंटेड जो आप के अप्लाई करोगे फ्यूचर कैश फ्लोज के ऊपर, वो पहले से क्या होगा, प्री डिटरमाइन होगा। अब एक खास बात है, हर प्रोजेक्ट से आने वाली जो भी एनपीवी, मान लो आपके 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और 10 के 10 प्रोजेक्ट की जो एनपीवी अगर आप उनको जोड़ दोगे तो वो बनेगी आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि एनपीवी एडिटिव होती है। ठीक है, अब एनपीवी के दो आपके वेरिएंट भी है, एक है आपका पीआई और एक है कौन सा, टीवी। पीआई बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और टीवी बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू मेथड। ठीक है जी, अब मेरिट क्या है एनपीवी का, तो हमने पढ़ा था एनपीवी मेथड बहुत अच्छा है इसलिए क्योंकि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। दूसरा एंटायर कैश फ्लोस को लेके चलता है। तीसरा ये जो टेक्निक है ये कैश फ्लोस के ऊपर बेस है, ना कि अकाउंटिंग प्रॉफिट पे। एंड चौथा यहां पे डिस्काउंट रेट जो है वो इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन इस मेथड की कुछ कमी है। सबसे पहला जो कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है। दूसरा एनपीवी टेक्निक इट
एनपीवी टेक्निक के लिए हम एक प्री डिटरमाइन रेट लेकर चलते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट का जो प्रोज एंड कॉन्स वो क्या अलग अलग है। तो आपको हर प्रोजेक्ट को अलग रेट से डिस्काउंट करना चाहिए। लेकिन ये क्या बोलता है, ये टेक्निक ये बोलते हैं कि सभी प्रोजेक्ट्स को सेम रेट से हम क्या करेंगे, डिस्काउंट करेंगे। दूसरा, इट डज नॉट टेक ओन रेट ऑफ रिटर्न, इसमें खुद का रेट ऑफ रिटर्न नहीं निकालते, पहले से एक प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ रिटर्न है, उसको हम लेकर चलते हैं। बोलते हैं जो डिसीजन होता है अंडर द एनपीवी टेक्निक वो बेस है किस पे, वैल्यू पे, जो कि एक एब्सोल्यूट मेजर है। ये इग्नोर करता है डिफरेंस इन इनिशियल आउटफ्लो, साइज ऑफ द डिफरेंट प्रपोजल एक्सेट्रा व्हिच इक्वल टू द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल। तो यहां पे ये जो टेक्निक है वो ओनली आपको एक एब्सोल्यूट मेजर जो है वो प्रोवाइड करेगी, रिलेटिव मेजर प्रोवाइड नहीं करती है। आगे डिसीजन क्या है, अगर सिंगल प्रोजेक्ट है तो हम क्या करेंगे, अगर पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट से एक्सेप्ट द प्रपोजल, नेगेटिव एनपीवी रिजेक्ट द प्रपोजल। और अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट है तो अगर कोई प्रोजेक्ट जिसकी हायर एनपीवी है उसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। प्रॉपर्टी के एनपीवी का तो आपको बताया था, एनपीवी जो है वो क्या एडिटिव है, इसका मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट से आने वाले जो भी एनपीवी उनको हम ऐड कर सकते हैं। दूसरा, इंटरमीडिएट कैश फ्लो जो है उनको रीइन्वेस्ट किया जाएगा एट द डिस्काउंट रेट से, मतलब आपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगा दिया और 5 साल तक उसमें इन्फ्लो आएंगे, हर साल होने वाले इन्फ्लो को ये एज्यूम करते हैं कि हर साल होने वाले इन्फ्लो को हम लोग जो क्या करेंगे, जो अपना डिस्काउंट रेट है उस रेट से हम क्या करेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे। एंड तीसरा, एनपीवी कैलकुलेशन के अंदर अगर आपको लगता है कि डिस्काउंट रेट चेंज हो रहा है तो आप डिस्काउंट रेट को चेंज भी कर सकते हैं। आगे पीआई जो है वो क्या, ये एक एब्सोल्यूट मेजर है या रिलेटिव है, सर ये रिलेटिव मेजर है। पीआई कैसे निकालते हैं, पीआई पहली बात तो ये एक वेरिएंट है किसका, एनपीवी का। पीआई निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। कैसे निकलेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को डिवाइड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से। ये क्या इंडिकेट करता है कि अगर आपने 1 रुपए का कैश आउटफ्लो लगाया तो उसकी वजह से कितने रुपए का इनफ्लो अपने को क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो अगर 1 से ज्यादा है एक्सेप्ट द प्रपोजल, 1 से कम है रिजेक्ट द प्रपोजल। तो पीआई, इसको बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी बोला जाता है। ये एक दूसरा मेथड है जिसके अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने का काम करते हैं। पीआई कैसे निकलता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, या इसको बेनिफिट और कॉस्ट बोला जाता है। ऊपर आएगा बेनिफिट और नीचे क्या आएगा, कॉस्ट आएगा। एक्सेप्ट रिजेक्ट का जो प्रपोजल है वो क्या है, अब पीआई एक टेक्निक है इवैल्यूएशन का, एक कैपिटल बस्टिंग प्रपोजल हैज द सेम मेरिट एंड डिमेरिट जो एनपीवी के। तो एनपीवी के जो मेरिट डिमेरिट है वही सेम डिमेरिट और मेरिट जो है वो रहेंगे किसके, पीआई के। अब एक्सेप्ट रिजेक्ट का जो है क्राइटेरिया क्या रहेगा, अगर पीआई इज ग्रेटर देन 1 है एक्सेप्ट द प्रपोजल, पीआई लेस देन 1 है रिजेक्ट द प्रपोजल, ठीक है। और पीआई इक्वल टू 1 है तो फिर इनडिफरेंट हो जाएगा। एक बात खास याद रखना, अगर मान लीजिए आपका पीआई जो है वो ग्रेटर देन 1 है, आप प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे और वहां पे आपकी एनपीवी क्या होगी, पॉजिटिव। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना कि अगर पीआई जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो वहां पे हमारी एनपीवी क्या होगी, पॉजिटिव। अगर पीआई लेस देन 1 है तो एनपीवी जो है वो क्या होगी, नेगेटिव। और पीआई इक्वल टू 1 है तो वहां पे, क्योंकि पीआई इक्वल टू 1 कब होगा, जब प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो आउटफ्लो बराबर है, तो वहां पे आपकी जो एनपीवी है वो क्या आएगी, 0। अगला जो मेथड है वो है टीवी अप्रोच। टीवी का मतलब जो है वो क्या है, टर्मिनल वैल्यू मेथड। बोलते हैं एनपीवी के अंदर फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट करते हैं टू मेक देम कंपेरेबल, जबकि टीवी के अंदर हम जो है वो क्या करेंगे, फ्यूचर में होने वाले जितने भी कैश फ्लोज है उनको सबसे पहले कंपाउंडिंग की जाएगी और कंपाउंडिंग करके उनकी कंपाउंडेड वैल्यू निकाली जाएगी हर साल की, और फिर हर साल की कंपाउंडेड वैल्यू को डिस्काउंट किया जाएगा। दिस इज द टीवी मेथड। तो बोलते हैं इन द टीवी टेक्निक फ्यूचर में होने वाले कैश फ्लो को सबसे पहले क्या करेंगे, कंपाउंडिंग करेंगे एट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड फ्रॉम देयर अकरेंस टिल द एंड ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। फिर जो कंपाउंडेड वैल्यू आएगी उसको डिस्काउंट किया जाएगा एट एन एप्रोप्रिएट रेट टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू। ये जो पीवी है उसको कंपेयर किया जाएगा इनिशियल आउटफ्लो से और उसके बेस पर हम देखेंगे कि क्या प्रोजेक्ट सुटेबल है या नहीं है, ठीक है। अब अगला जो मेथड है वो है कौन सा, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड वही जैसे पेबैक पीरियड था वही वैसे ही डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड है, बस फर्क क्या है, पेबैक पीरियड मेथड के अंदर हमने जो कैश फ्लोज थे वो उनको एज इट इज ले लिया था, लेकिन डिस्काउंटेड के अंदर हम पहले क्या करेंगे, जो कैश फ्लोज है उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और उसके बेस पर डिसीजन मेकिंग करते हैं। बाकी सब जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। आगे आईआरआर मेथड। अब आईआरआर मेथड जो है इसके अंदर हम जो है वो क्या करते हैं, हम आईआरआर के अंदर, आईआरआर का पहले तो फुल फॉर्म इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये मेथड जो है वो क्या बोलता है, ये मेथड बोलता है कि हम जो है किसी भी प्रोजेक्ट को अगर इवैल्यूएट करना है तो उसका खुद का हम रेट जो है वो क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे। उसका जो रिक्वायर्ड मतलब जो रेट ऑफ रिटर्न है उसकी हर प्रोजेक्ट की अपनी खुद की रेट ऑफ रिटर्न होती है, पहले हम उसको निकालेंगे और उसके बेस पर डिसीजन लेंगे कि क्या उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बोलते हैं इन दिस टेक्निक द टाइम शेड्यूल फॉर ऑफ अकरेंस ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो इज नोन बट द रेट ऑफ डिस्काउंट अपने को नहीं, आईआरआर में रेट ऑफ डिस्काउंट आपको नहीं पता होता। रादर दिस डिस्काउंट रेट जो है वो उसमें एसर्टेन किया जाएगा बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। फॉर्मूला जो रहेगा आईआरआर का वो क्या रहेगा, लोवेस्ट डिस्काउंट रेट प्लस एनपीवी एट द लोवेस्ट अपॉन एनपीवी एट द हाईएस्ट माइनस एनपीवी एट द लोवेस्ट इनटू डिफरेंस इन रेट। डिसीजन रूल जो है वो क्या रहेगा, ये देखो, अगर सिंगल प्रोजेक्ट है तो हम यहां पे कंपेयर करेंगे प्री डिटरमाइंड से। अगर आईआरआर इज ग्रेटर देन प्री डिटरमाइंड रेट एक्सेप्ट द प्रपोजल, इफ आईआरआर इज लेस देन प्री डिटरमाइंड रेट रिजेक्ट द प्रपोजल। और अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट है तो हायर आईआरआर को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ओके जी सर,
आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हमने पढ़ा था सुपीरियरिटी ऑफ द आईआरआर। आईआरआर क्यों सुपीरियर एनपीवी से? तो पहली बात तो आईआरआर जो है उसका खुद का रेट होता है। दूसरा आईआरआर जो है वो आपका परसेंटेज रिटर्न के अंदर जो है वो इवोल्यूशन करते हैं, जबकि एनपीवी के अंदर हम एब्सोल्यूट रिटर्न में करते हैं। अब एनपीवी क्यों अच्छा आईआरआर से? तो सबसे पहले ये है, एनपीवी जो है वो शो करता है इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। दूसरा एनपीवी जो है उसमें क्लियर कट डिसीजन रूल आपको जो है निकाल सकते हो। तीसरा एनपीवी जो भी आएगी अलग अलग प्रोजेक्ट की वो क्या एडिटिव है, उनको ऐड कर सकते हो। और एनपीवी जो है बेटर रैंकिंग देगा एज कंपेयर टू द आईआरआर। आईआरआर के कुछ मेरिट, सबसे पहला ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। दूसरा ये प्रॉफिट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वो क्या बेस्ड है, और ये हेल्प करता है सिलेक्टिंग दोस प्रपोजल व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू अर्न मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन इसकी कुछ कमी, सबसे पहला कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें कंप्यूटेशन करना बहुत ही मुश्किल है। एंड इट मेक एन इंप्लाइड असम्पशन, ये इंप्लाइड असम्पशन लेके चलते हैं कि फ्यूचर में होने वाले जो भी कैश फ्लो है उनको हम आईआरआर रेट से जो है वो क्या करेंगे, रीइन्वेस्ट करेंगे, जो कि सही नहीं है। आगे अब कैपिटल बस्टिंग के कुछ इश्यूज भी थे, वो हमने पढ़े थे। सबसे पहला डिविजिबल इंडिविजिबल। अगर डिविजिबल प्रोजेक्ट वो कौन से होते हैं जिनको आप पूरे भी ले सकते हो या उनको पार्ट में भी अंडरटेक कर सकते हो, और इंडिविजिबल ये कौन से होते हैं या तो पूरा लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, मतलब जिनको आप पार्ट्स के अंदर अंडरटेक नहीं कर सकते। फिर सिंगल पीरियड कैपिटल राशनिंग, इसके अंदर क्या करते हैं, एग्रीगेशन करते हैं प्रोजेक्ट का या फिजिबल सेट अप्रोच। इसके अंदर बेसिकली जो वो क्या करेंगे, अगर हमारे पास में पैसे कम है, ठीक है, तो अब हम और प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, तो किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं, अब उसके लिए हम जो है वो क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। और जो हम क्या करेंगे, हमारे पास जितना पैसा है ना, उस पैसे के हिसाब से देखेंगे कि क्या क्या ग्रुप बन सकता है, कौन कौन सा प्रोजेक्ट में अंडरटेक कर सकता हूं, और फिर हर ग्रुप को मैं इवेल्यूएट करूंगा। जिस ग्रुप में, मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसमें इनिशियल आउटफ्लो जो है वो मेरे पास फंड अवेलेबल है उतना ही जा रहा है, ठीक है, और अगर वो हाईएस्ट एनपीवी दे रहा है तो उस प्रोजेक्ट को मैं क्या करूंगा, उस सभी प्रोजेक्ट को मैं क्या कर लूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। फिर आईआरआर के बेस पर कैसे करेंगे, अगर डिफरेंट प्रोजेक्ट आपके पास में अवेलेबल है तो आप क्या करोगे, जो प्रोजेक्ट हाईएस्ट आईआरआर दे रहा है उसको आप क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे। फिर कैपिटल बस्टिंग अंडर इन्फ्लेशन, तो डिफरेंशियल, अगर कभी ऐसा हो गया कि हम हमेशा तो वैसे ये अज्यूम करते हैं कि इन्फ्लेशन रेट जो वो हमेशा क्या रहेगा, थ्रू आउट द प्रोजेक्ट सेम रहेगा, लेकिन कभी अगर ऐसा हुआ कि जब आपने कैश का आउटफ्लो हुआ, मतलब इनिशियली जो इन्फ्लेशन रेट था वो था 10%, लेकिन बाद में इन्फ्लेशन रेट जो 12% हो गया, तो हमको जो फ्यूचर में होने वाले जो कैश फ्लो है उनको 12% से डिस्काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। और फॉर्मुला बताया था, नॉमिनल डिस्काउंट रेट का फॉर्मुला क्या है, नॉमिनल 1 प्लस नॉमिनल डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू 1 प्लस में रियल डिस्काउंट रेट प्लस इनटू में 1 प्लस में इन्फ्लेशन रेट। आगे मनी कैश फ्लो, रियल कैश फ्लो, रियल कैश मनी, जो भी आपके रियल कैश फ्लो है उनको मनी कैश फ्लो में कन्वर्ट करने के लिए उनको जो है वो क्या करते हैं, उसमें इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को हम लेकर आते हैं, ठीक है जी। आगे इक्विवेलेंट एन्युटी मेथड, ये मेथड हम कहां पे लगाते हैं, अगर कभी भी ऐसा हो गया कि अगर आपके पास दो अलग अलग प्रोजेक्ट आ गए, लेकिन दोनों की जो इकोनॉमिक लाइफ है वो अलग अलग है, एक प्रोजेक्ट जो है वो 4 साल के लिए और एक प्रोजेक्ट है वो 5 साल के लिए, अब उनको अगर आपस में कंपेयर करना है तो उसके लिए हम लोग यहां पे क्या करेंगे, इक्विवेलेंट एन्युटी मेथड को जो यूज करेंगे। यहां पे हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, परपेचुइटी का फॉर्मूला जो रहने वाला है वो क्या रहेगा, एन्युटी अमाउंट अपॉन रेट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। फिर कैपिटल बस्टिंग डेफरेबल डिसीजन, ऐसे डिसीजन जिसको हम फ्यूचर के लिए जो है वो डेफर कर सकते हैं उनको बोलते हैं हम लोग क्या, डेफरेबल डिसीजन। तो उनको चाहे आज ले लो चाहे फ्यूचर में ले लेंगे, तो ऐसे डिसीजन को बोलते हैं हम लोग क्या, डेफरेबल डिसीजन, ठीक है जी। फिर रिस्क एनालिसिस, कैपिटल बस्टिंग टेक्निक के अंदर हम लोग जो वो रिस्क एनालिसिस भी करते हैं। इसके लिए हमारे पास में जो है वो 5 टेक्निक अपने को पढ़ के जानी है। एक है पेबैक पीरियड, एक है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, एक है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, एक है सिनेरियो और एक है सेंसिटिविटी। सबसे पहला पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड में क्या बताया था, जो भी आप अगर आपको रिस्क कंसीडर करके चलना है एज पर द पेबैक पीरियड, तो आप क्या करो, टारगेट पेबैक पीरियड को क्या कर देना, कम कर देना। दूसरा, अगली जो टेक्निक थी वो थी कौन सी, आरएडीआर, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। अगर आपने जो है वो आप डिस्काउंटेड टेक्निक को लेके चल रहे हो और अगर आपने वहां पे जो रिस्क को कंसीडर करना है तो आप क्या करोगे, डिस्काउंट रेट को बढ़ा देना, ठीक है जी। उसके बाद में सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच, इसके अंदर क्या बोलता है कि आप कैश फ्लोस को कम कर देना, और कैश फ्लो को कम करने के लिए क्या होगा, जो भी आपके एनुअल कैश फ्लोस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर से, करने के बाद वो जो कैश फ्लो आएंगे उनको बोलेंगे सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कैश फ्लो, फिर उनको डिस्काउंट करेंगे किससे, रिस्क फ्री रेट से। किससे, रिस्क फ्री रेट से। ये याद रखना, सबसे पहले कैश फ्लोस है, उन कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सीईएफ से, बोलते हैं सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर से। मल्टीप्लाई करने के बाद वो आएंगे सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कैश फ्लोस, और वो जो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कैश फ्लोस है उनको डिस्काउंट किया जाएगा किससे, रिस्क फ्री रेट से। और फिर वो जो एनपीवी निकालेंगे, अगर जो प्रोजेक्ट है उसकी एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, एक्सेप्ट द प्रपोजल, नहीं तो रिजेक्ट द प्रपोजल, ठीक है जी। इसके बाद में है अगला था सिनेरियो। सिनेरियो एनालिसिस के अंदर हम जो है वो क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो क्या हो जाए, गुड है तो हमारा प्रोजेक्ट कैसा रहेगा, बैड है तो कैसा रहेगा, एवरेज है तो कैसा रहेगा। अगर कोई प्रोजेक्ट तीनों सिनेरियो के अंदर जो है वो क्या करता है, पॉजिटिव एनपीवी प्रोवाइड कर रहा है, तो हम उस प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। और आखिरी जो था वो था कौन सा, सेंसिटिविटी एनालिसिस। इसमें हम क्या करते हैं, हर फैक्टर का इंपैक्ट जो चेक करते हैं किसके ऊपर, एनपीवी पे, ठीक है ना। और यहां पे एक फैक्टर को जो हम क्या करते हैं, यहां बेसिकली इसके अंदर हम जो है वो क्या
एक फैक्टर को वेरिएट करेंगे और बाकी सभी फैक्टर को फ्रीज करेंगे, फिर देखेंगे कि उस वेरिएबल फैक्टर का जो है हमारे एनपीवी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो रिस्क एनालिसिस के टोटल मिला के अपने 5 जो है वो क्या थी मेथड से जो हमने देख लिया। ओके, ये था कैपिटल बस्टिंग। अपने को कैपिटल बस्टिंग के अंदर इतना ही टॉपिक जो है वो करके जाना था, ठीक है ना जी सर। चलो भाई अब आ जाओ आगे। अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो है वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट। कैपिटल बस्टिंग कैसा रहा पहले ये बताओ, अच्छा लगा बोलो। अगर अच्छा लगा वीडियो रोक के एक बार कमेंट कर देना, हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो अब शुरुआत करते हैं अपने अगले टॉपिक का। अगला जो चैप्टर है वो है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया कि जो एलोकेशन डिसीजन होता है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो पैसा हमने एक्वायर किया था उसको अब हम लगाएंगे कहां पे लगाएंगे, 2 जगह पे, या तो करंट एसेट में या नॉन करंट में। अगर नॉन करंट एसेट में वो पैसे को लगाना है तो उसके लिए जो डिसीजन मेकिंग की जाती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और जो करंट एसेट में पैसा अपने को इन्वेस्ट करना बोलते हैं वर्किंग कैपिटल में, तो उसके लिए जो डिसीजन मेकिंग की जाती है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आता है वर्किंग कैपिटल की नीड क्यों है, तो वो नीड क्यों होती है, ऑपरेटिंग साइकिल के लिए। तो हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल हमारी जो है बिजनेस के अंदर एक ऑपरेटिंग साइकिल होती है जिसके अंदर सबसे पहले कैश होगा, उसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, रॉ मटेरियल में, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, वर्किंग प्रोग्रेस में, वर्किंग प्रोग्रेस को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, क्रेडिट सेल में, और फिर वहां से जो पैसा क्या होगा, रिकवर होगा। ओके, तो ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, ये कभी भी इमीडिएट नहीं होता, एक ही दिन के अंदर नहीं होता, इसमें टाइम लैग होता है। ओके, और उस पीरियड के दौरान अपने को कुछ कैश की रिक्वायरमेंट होती है ताकि ये जो पूरी ऑपरेटिंग साइकिल है वो फ्री फ्लो चल सके, बेसिकली वो रुकावट बिना रुकावट के चल सके, कोई भी इसमें दिक्कत ना आए। तो उसके लिए उस टाइम पे अपने को वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है, तो वर्किंग कैपिटल का जो हर्ट है वो क्या, ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल की वजह से ही वर्किंग कैपिटल जो है अपने को चाहिए होती है, ठीक है। ये हमने देखा था। अच्छा, एक थोड़ी सी बात याद रखना कि बैलेंस शीट के एसेट साइड पे तो आपकी करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट के लिए जो डिसीजन मेकिंग करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। नॉन करंट एसेट के लिए डिसीजन मेकिंग है उसको बोलते हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। जो आपकी लायबिलिटी साइड है, वो पूरी लायबिलिटी साइड का जो टोटल होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। और उस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में जो ओनली लॉन्ग टर्म आपके सोर्सेज होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर। चलो आगे। अब नीड क्यों होता है वर्किंग कैपिटल का, तो आपको मैंने बताया था कि देखो जी ऐसा बोलता है कि कैश साइकिल जो है उसका मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ द टाइम जो जरूरी होता है कंप्लीट करने के लिए फॉलोइंग साइकिल हो। सबसे पहले कैश को कन्वर्ट किया जाएगा इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री को कन्वर्ट किया जाएगा रिसीवेबल में, और रिसीवेबल को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, कैश में। इस पूरे सिस्टम के दौरान आपको जो वो क्या होती है, कैश की रिक्वायरमेंट होती है, और आपको जो है वो क्या चाहिए, कैश चाहिए। और ये कभी भी इमीडिएट नहीं होता, तो इस पीरियड के दौरान जो आपको कैश चाहिए उसके लिए जरूरी है हमारे पास में क्या होनी चाहिए, वर्किंग कैपिटल। तो ऑपरेटिंग साइकिल के लिए बेसिकली वर्किंग कैपिटल की नीड जो क्या होती है, अराइज होती है। अब वर्किंग कैपिटल के कॉन्सेप्ट की बात करें तो वर्किंग कैपिटल के कॉन्सेप्ट 2 हैं, एक है जी आपका ग्रोस और एक है कौन सा, नेट। ग्रोस कॉन्सेप्ट जो है वो क्या बोलता है कि वर्किंग कैपिटल का मतलब है ओनली करंट एसेट, और जो नेट कॉन्सेप्ट है वो बोलता है वर्किंग कैपिटल का मतलब जो है वो क्या है, करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब 2 तरह की वर्किंग कैपिटल अपने को चाहिए होती है, एक होती है परमानेंट, एक है टेम्परेरी। परमानेंट वर्किंग कैपिटल वो वर्किंग कैपिटल है जो हमेशा बिजनेस के अंदर आपको देखने को मिलेगी। एक वर्किंग कैपिटल का वो प्रोपोर्शन जो बिजनेस के अंदर हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए, दैट इज नोन एज द परमानेंट वर्किंग कैपिटल। और टेम्परेरी क्या होती है, जो वक्त के हिसाब से चेंज होती रहती है, जिसकी वैल्यू वक्त के हिसाब से चेंज होती रहेगी, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, टेम्परेरी। तो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल जिस टाइम पे जरूरत है उस टाइम पे हम जो है वर्किंग कैपिटल का इन्फ्लो कर देंगे, और जिस टाइम जरूरत नहीं है तो वर्किंग कैपिटल निकाल देंगे। इस तरीके से होती है। तो परमानेंट जो वर्किंग कैपिटल है वो क्या होता है, एक कांस्टेंट लेवल जो हमेशा बिजनेस के अंदर आपको मेंटेन करके चलना है वर्किंग कैपिटल का, उसको बोलते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल, ठीक है जी। टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल हमने देख लिया, परमानेंट और टेम्परेरी। अब पॉलिसी क्या रहेगी, अगर आपको वर्किंग कैपिटल को या करंट एसेट को अगर फाइनेंस करना है तो कहां से पैसे इकट्ठा करोगे। तो सबसे पहले हम लोग जो स्पॉन्टेनियस सोर्स है वहां से हम पैसा क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, क्योंकि स्पॉन्टेनियस सोर्स जो है वो कैसा होता है, नो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, उसकी कोई भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं होती है। जैसे सप्लायर से सीधा अपने को क्रेडिट मिल गया तो वो है आपका स्पॉन्टेनियस सोर्स। तो सबसे पहले स्पॉन्टेनियस सोर्स को जो है वो क्या करना है, इकट्ठा करना है। स्पॉन्टेनियस सोर्स से वर्किंग कैपिटल इकट्ठी होगी, देन उसके बाद में आप जो है अभी भी अगर वर्किंग कैपिटल चाहिए तो आप क्या करेंगे, उसको फाइनेंस करेंगे कहां से, या तो शॉर्ट टर्म फंड से या लॉन्ग टर्म फंड से, ठीक है ना। तो अब कितना पैसा वर्किंग कैपिटल का मैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज से इकट्ठा करूं, कितना पैसा वर्किंग कैपिटल का मैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज से इकट्ठा करूं, उसके लिए हमारी 3 पॉलिसी जो है वो क्या करती है, काम करती है, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल अप्रोच के अंदर सबसे पहले हम स्पॉन्टेनियस सोर्स को यूज करते हैं। उसको यूज करने के बाद भी अगर मान लीजिए मेरे को अभी भी रिक्वायरमेंट है तो अब हम वहां पे 3 अप्रोच को यूज करेंगे। सबसे पहली अप्रोच है मैचिंग। मैचिंग अप्रोच जो ये बोलती है कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल को आप इकट्ठा करना कहां से, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल को इकट्ठा करना कहां से, शॉर्ट टर्म से। अग्रेसिव अप्रोच क्या बोलती है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल हो चाहे टेम्परेरी हो, दोनों को इकट्ठा करना कहां से, शॉर्ट टर्म से। और कंजर्वेटिव बोलता है कि परमानेंट या फिर टेम्परेरी दोनों का इकट्ठा करें कहां से, लॉन्ग टर्म से।
आगे अब डिटरमिनेंट्स कौन कौन से हैं वर्किंग कैपिटल के? सबसे पहले नेचर ऑफ जनरल नेचर ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस जो है वो कैसा है, अगर बिजनेस आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, अगर सर्विस इंडस्ट्री है कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, ट्रेडिंग इंडस्ट्री है कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्योंकि ट्रेडिंग में बना बनाया सामान लेके आना और बेचना सीधा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में क्या, पहले सामान को आप मटेरियल लेके आओगे, उसको प्रोसेस करोगे, फिर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे, फिर उसको बेचोगे, फिर पैसा रिकवर होगा, तो टाइम पीरियड ज्यादा है, और जितना टाइम पीरियड ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड होगी। प्रोडक्शन साइकिल, आपकी प्रोडक्शन साइकिल मतलब अगर प्रोडक्शन साइकिल जो है वो क्या बड़ी है, टाइम स्पेन कितना लग रहा है आपका प्रोडक्शन करने में, अगर ज्यादा टाइम स्पेन लग रहा है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, कम टाइम स्पेन लग रहा है कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। बिजनेस साइकिल, इस टाइम मार्केट में सिचुएशन कैसी है, अगर मार्केट के अंदर बूम की सिचुएशन है तो इसका मतलब डिमांड आपकी ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। और अगर इस टाइम पे जो है वो फ्लैट सिचुएशन चल रही है बिल्कुल ही, ठीक है, डिप्रेशन चल रहा है इकोनॉमी के अंदर, तो फिर वहां पे क्या होगा कि डिमांड कम होगी, और अगर डिमांड कम है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम। फिर प्रोडक्शन पॉलिसी, आप पूरे साल प्रोडक्शन करते हो या साल में कभी कभार करते हो? अगर पूरे साल करते हो तो थ्रू आउट द ईयर आपको जो कुछ वर्किंग कैपिटल की नीड होगी, और अगर आपका सीजनल प्रोडक्ट है तो उस केस के अंदर अब आपको डिसाइड करना होगा कि प्रोडक्शन कैसे करना है, ठीक है। अगर सीजन में प्रोडक्शन करना है तो सीजन के अंदर वर्किंग कैपिटल आपको बहुत ज्यादा चाहिए होगी। फिर क्रेडिट पॉलिसी, अगर आपको उधार इजीली अवेलेबल हो जाएगा तो कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, अगर आप उधार ज्यादा प्रोवाइड करते हो, अपने कस्टमर को क्रेडिट अलाउ करते हो तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड होगी। अगर फ्यूचर में ग्रोथ के या एक्सपेंशन के चांसेस ज्यादा है तो वर्किंग कैपिटल अपने को जो है वो क्या चाहिए, कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, और अगर फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस नहीं है तो वर्किंग कैपिटल कम से भी काम चल जाएगा। प्रॉफिट लेवल, अगर प्रॉफिट लेवल हाई है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, प्रॉफिट लेवल कम है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। अगर टैक्सेस ज्यादा प्रोवाइड करते हैं वर्किंग कैपिटल ज्यादा, टैक्सेस कम वर्किंग कैपिटल कम। डिविडेंड पॉलिसी, अगर फर्म जो है वो डिविडेंड पॉलिसी अगर हम मेंटेन कर रहे हैं कि हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए क्योंकि कैश ज्यादा चाहिए, और अगर डिविडेंड अगर नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना तो वर्किंग कैपिटल कम। डेप्रिसिएशन पॉलिसी, डेप्रिसिएशन पॉलिसी भी जो है वो रोल प्ले करती है। अगर डेप्रिसिएशन जो है वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है, अगर डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया तो उससे जो है वो क्या होगा, आपका इनकम कम हो जाएगी और टैक्स भी कम लगेगा, जिससे कैश आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर डेप्रिसिएशन हाई रेट से लग रहा है तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, और डेप्रिसिएशन कम रेट से लग रहा है तो हाई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। इसके बाद वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, कहां से वर्किंग कैपिटल का पैसा पूरा करोगे, तो उसके लिए सबसे पहले नंबर पे जो है वो आया आपका ट्रेड क्रेडिट। आपको ट्रेड के अंदर जो फाइनेंस मिल जाता है अपने क्रेडिटर से, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रेड क्रेडिट। ये स्पॉन्टेनियस सोर्स होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है इसकी कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं होती है, लेकिन इंप्लिसिट कॉस्ट होती है अगर आपका जो क्रेडिटर है वो आपको क्या दे रहा है, डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब वो ऐसे ही मिलेगा आपको, जैसे कहां गया भाई, ये रहा 215 नेट ऑफ 45। 215 नेट ऑफ 45 का मतलब क्या है, वैसे तो पेमेंट करनी है 45 दिन में, लेकिन अगर आप 15 दिन में पेमेंट कर दोगे तो 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, अगर आप 15 दिन में पेमेंट करते हो 2% का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर नहीं करोगे तो 2% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या, एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो नहीं है बट इंप्लिसिट कॉस्ट है। क्यों, अगर मैं जल्दी पेमेंट कर देता तो मुझे 2% का डिस्काउंट मिल जाता, और वो 2% डिस्काउंट अगर मिलता तो पूरे साल में अगर मैं उसको इवेल्यूएट करके देखूं तो मोटा मोटी 24% का डिस्काउंट हो गया, ठीक है। अब वो 24% का डिस्काउंट जो मुझे मिलता लेकिन नहीं मिला, तो क्या ये भी आपकी कॉस्ट है, नहीं है? इसलिए बोलते हैं कि स्पॉन्टेनियस जो सोर्सेज होते हैं या जो ट्रेड क्रेडिट है उसकी एक्सटर्नल कॉस्ट तो नहीं है, लेकिन उसकी इंटरनल कॉस्ट होती है। फिर बैंक क्रेडिट, बैंक से भी उधार ले सकते हो। सबसे पहले कैश क्रेडिट, इसके अंदर आपकी सीसी लिमिट बन जाएगी, ओके। जितना पैसा विड्रॉ करोगे सिर्फ उसके ऊपर क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, और होल अमाउंट के ऊपर एक चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। दूसरा है लोन। लोन के अंदर क्या होगा, सारा पैसा एक साथ आपके जो है वो बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा, आप उसमें पैसा निकालो चाहे ना निकालो, होल अमाउंट के ऊपर आपको ब्याज देना पड़ेगा। फिर परचेज और जो आपका डिस्काउंट बिल होते हैं, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, आपने सामान उधार के अंदर बेचा और आपका जो बायर है उसने आपको कोई प्रोविजन नोट दे दिया, अब उस प्रोविजन नोट को अगर आप बैंक से डिस्काउंट करवाते हो तो वहां से भी आप पैसे इकट्ठा कर सकते हो। फिर एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली बैंक जो है वो क्या करेगा, इशू करेगा अपने कस्टमर के बिहाफ पे, जिसके अंदर बैंक जो है वो हमारे सप्लायर को गारंटी देगा कि अगर मेरा कस्टमर आपको पेमेंट नहीं करेगा तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। एंड लास्ट इज द वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। लंबे समय के लिए जो अपने लोन की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। जब कभी भी आप बैंक में जाओगे पैसा उधार लेने के लिए तो आपको कुछ सिक्योरिटी गिरवी के तौर पर रखनी पड़ेगी। जो सिक्योरिटी आप गिरवी के तौर पर रखते हो वो जनरली दो तरह की होती है, एक होती है मूवेबल, एक है इमूवेबल। जो मूवेबल सिक्योरिटी आप बैंक के अंदर गिरवी के तौर पर रखोगे उसके कई सारे मोड अवेलेबल है। सबसे पहले हाइपोथिकेशन, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी, वो आपके पास ही पड़ी होगी, बस कागज उसके बैंक के पास चल जाएंगे। दूसरा प्लेज। प्लेज के अंदर जो है आपको मूवेबल जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको बैंक के पास गिरवी रखना पड़ेगा। जैसे बैंक गोल्ड लोन होता है तो उसके अंदर पहले आप गोल्ड जो मुथूट फाइनेंस वाले मान लो उनके पास गिरवी रखोगे, फिर वो उसके ऊपर आपको जो है वो क्या करेंगे, लोन देंगे। लेकिन सीसी लिमिट के अंदर बेसिकली स्टॉक के ऊपर आपको लोन मिलता है, वो स्टॉक का जो लिमिट है वो आपके पास ही पड़ी है, स्टॉक आपके पास ही पड़ा है, लेकिन बैंक आपको उसके ऊपर जो है वो क्या दे देगा, लोन सैंक्शन कर देगा। और एक होता है लीन। लीन के अंदर हमारे पास में राइट होता है कि हम दूसरे की प्रॉपर्टी को जो है वो क्या कर सकते हैं, अपने पास विदहोल्ड कर सकते हैं जब तक हमारा पैसा ड्यू है, जब तक हमारा पैसा रिकवर नहीं हो जाता। इमोल प्रॉपर्टी के केस में अगर हम बात करते हैं तो इमोल प्रॉपर्टी को भी हम गिरवी के तौर पर रख सकते हैं। उसके दो ऑप्शन है, एक है
मोर्गेज, एक है चार्ज। मोर्गेज के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि पहले जो कस्टमर है वो क्या करेगा, अपनी मोर्गेज प्रॉपर्टी को जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या करेगा, बैंक के नाम पे ट्रांसफर करेगा, उसको बोलते हैं मोर्गेज। और चार्ज में क्या, हम ट्रांसफर नहीं करते, लेकिन मोर्गेज वाले सारे के सारे प्रोविजन उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं। दोनों में ये बेसिक डिफरेंस था। ठीक है जी। एक ऑप्शन हो रहा है वो है कमर्शियल पेपर। जो बड़ी बड़ी अच्छी प्राइवेट कंपनीज है तो उनको अपने गवर्नमेंट ने जो है वो राइट दिया हुआ है कि अगर आप चाहें तो आप पब्लिक को जो है कमर्शियल पेपर भी इशू कर सकते हो। कमर्शियल पेपर बेसिकली अनसिक्योर्ड होते हैं, तो कमर्शियल पेपर इशू करके भी कंपनी वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस कर सकती है। फिर आपका फैक्टरिंग। फैक्टरिंग के अंदर बेसिकली जो है वो क्या होगा, यहां पे जो क्लाइंट है, बोले तो सेलर, वो एक पर्सन जिसका नाम रहेगा फैक्टर, उससे क्या करेगा, कॉन्टेक्ट करेगा और बोलेगा मैंने क्रेडिट सेल की हुई है, आप मेरी उस क्रेडिट सेल को जो वो क्या कर देना, रिकवर करके ला देना। अब उसके लिए फैक्टर जो है वो कुछ कमीशन आपसे क्या करेगा, चार्ज करेगा, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, फैक्टरिंग सर्विसेज। तो फैक्टर के द्वारा अपने क्लाइंट को जो सर्विस प्रोवाइड किए जाते हैं उसको बोलते हैं फैक्टरिंग सर्विस, जिसके अंदर फैक्टर ये बोलता है कि आप सेल कीजिए और आपके ब्याह पे हम आपको रिकवर करके लाके देंगे, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फैक्टरिंग। ठीक है ना। अब मैकेनिज्म आपको जो है मैंने समझाया था बढ़िया तरीके से, एक बार देख लेना। फंक्शन क्या है, फैक्टर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, सबसे पहले आपको कुछ एडवांस पैसा भी दे देगा, ठीक है, तो फाइनेंसिंग करेगा। दूसरा, मेंटेनेंस, आपके जो सेल्स लेजर है उसका एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। तीसरा, कलेक्शन फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा। चौथा, एज्यूम करेगा क्रेडिट रिस्क को। एंड पांचवा, प्रोवाइड करेगा एडवाइजरी सर्विसेज पे। अब फाइनेंसिंग द ट्रेड डेट, ये 5 सर्विस को आपको प्रोवाइड करेगा। आपके जो ट्रेड डेट्स हैं उनको फाइनेंस करेगा, बोले तो आपको उनके बेस पर क्या देगा, एडवांस देगा। सेल्स लेजर को एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, आपको कलेक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। क्रेडिट कंट्रोल एंड क्रेडिट रिस्ट्रिक्शंस जो है वो भी बताएगा कि आपको किनको लोन देना, मतलब किनको उधार में आपको सामान बेचना है, किसको नहीं बेचना, और आपको टाइम टू टाइम पे एडवाइजरी सर्विस भी क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। अब कॉस्ट में वो आपसे क्या करेगा, फैक्टरिंग के चार्जेस लेगा एक तो, ठीक है, मतलब उसने जो आपको फाइनेंस किया पैसा उसके ऊपर इंटरेस्ट लेगा। दूसरा, फैक्टरिंग के फीस लेगा, और अगर कोई भी बैड डेट हो गया तो उसकी भी रिकवरी कर सकता है अगर विद रिकोर्स है। अगर विदाउट रिकोर्स है फैक्टरिंग, तो फिर बैड डेट का जो रोल है वो फैक्टर को बियर करना पड़ेगा। ठीक है, हमने पढ़ा था ना फैक्टरिंग 2 तरीके से होती है, एक है विद रिकोर्स और एक है विदाउट। तो विदाउट रिकोर्स के अंदर बैड डेट का लॉस फैक्टर उठाएगा, और विद रिकोर्स के अंदर बैड डेट का लॉस जो है वो सप्लायर को उठाना पड़ेगा। लो जी, इसके बाद थे आपने 3 टॉपिक जो है कौन कौन से थे, एक तो था अपना कैश मैनेजमेंट, एक था अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और एक था अपना कौन सा, डेटर मैनेजमेंट। सबसे पहले नंबर पे आया जी आपका कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट जो है सबसे पहले हमने उसमें पढ़ा कि मोटिव क्या है, आखिर हम कैश को होल्ड क्यों करते हैं। उसके वजह 4 मोटिव यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। 4 मोटिव कौन कौन से, सबसे पहले ट्रांजैक्शन, डे टू डे ट्रांजैक्शन अपने को टाइमली बेसिस पे करनी होती है, और उनका भुगतान टाइमली बेसिस पे करना होता है, इसलिए अपने को कैश की रिक्वायरमेंट होती है, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव। अगला होता है प्रिकॉशन मोटिव, यह होता है किसके लिए, कंटीजेंसी के लिए। बेसिकली फ्यूचर में क्या पता कब कोई एडवर्स सिचुएशन राइज हो जाए, तो उस टाइम पे उस सिचुएशन को निपटने के लिए अपने पास में कुछ कैश होना चाहिए, उसको बोलते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव। फिर स्पेकुलेटिव मोटिव, ये क्या बोलता है, फ्यूचर में क्या पता कब अपने को प्रॉफिट के चांसेस जो वो कोई प्रॉफिट का कोई ऑप्शन मिल जाए, तो उस केस के अंदर हम लोग जो है वो कैश होल्ड करके रखते हैं, ताकि उस जो अपने को उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी मिले उसको हम गेन कर सके, उसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव मोटिव। और एक है कंपनसेटरी मोटिव। हर जो बिजनेसमैन है वो बैंक के अंदर अपना करंट अकाउंट ओपन करता है, और हर करंट अकाउंट के अंदर आपका मिनिमम बैलेंस आपको बैंक के अंदर मेंटेन करना पड़ता है, दैट इज द कंपनसेशन मोटिव। अब कैश को कैसे मैनेज करेंगे, तो उसके लिए है आप इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। इनफ्लो के केस में हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कैश रिकवर हो, और आउटफ्लो के केस में हम लोग जो क्या करेंगे, जितना लेट हो उतना ही बढ़िया है, हम लेट करेंगे, लेकिन इतना भी लेट नहीं करना कि आपकी गुडविल खराब हो जाए। ठीक है, अब इन्फ्लो को कंट्रोल करने के लिए 2 टेक्निक आपके पास में, एक है कंसल्टेशन बैंकिंग, एक है लॉग बुक सिस्टम। कंसल्टेशन बैंकिंग में तो क्या होगा, जहां हमारे मेन कस्टमर्स हैं वहीं पे हम अपना जो है वो क्या करेंगे, एक बेसिकली मतलब पोस्टल जो आपकी डील है उससे बचने के लिए हम लोग जो क्या करेंगे, कलेक्शन सेंटर वहां पे ओपन कर देंगे, और बैंक और अपने कस्टमर को बोलेंगे कि आपको पैसा हमारे यहां पे भेजने की जरूरत नहीं है, वहीं पे आपके घर के पास में कलेक्शन सेंटर है, वहीं पे आप जमा करवा देना। हालांकि मैंने आपको बताया था दोनों अब नहीं चलते। दूसरा जो ऑप्शन है वो है लॉग बुक सिस्टम। इसमें क्या होगा, जहां पे हमारे मेन कस्टमर है वहां पे किसी ब्रांच के अंदर हम लोग अपना जो है वो क्या करेंगे, एक बॉक्स रखवा देंगे। कस्टमर जो हमको पेमेंट करनी है वो अपने चेक उस बॉक्स में डाल के चला जाएगा, शाम को बैंक वाला जो है वो क्या करेगा, उस बॉक्स को ओपन करेगा, और जो चेक है वो हमारे खाते के अंदर जो है वो डाल देगा। ये भी सिस्टम आज की डेट में अपने इंडिया अंदर नहीं चलता है। फिर आउटफ्लो को जो है कैसे कंट्रोल करना है, तो उसके लिए था फ्लोट के अंदर हम ये बोलते हैं ना कि हम लोग जो अगर पेमेंट करना है तो चेक के थ्रू करना। चेक के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको जो है वो पेमेंट के लिए थोड़ा टाइम मिल जाता है, ठीक है ना। अब वो 3 तरह के टाइम मिलते हैं अपने को चेक में। फ्लोट जिसको बोलते हैं मेल टाइम, प्रोसेसिंग टाइम, और कौन सा, करेक्शन। मेल टाइम क्या होता है, चेक तो इशू कर दिया लेकिन अभी तक दूसरे पर्सन ने रिसीव नहीं किया, तो इस पीरियड में जो आपको ये जो टाइम पीरियड आपको मिल गया, आपने चेक 1 तारीख को इशू किया, लेकिन जिस मान लो मैंने आपको पेमेंट करनी है तो मैंने चेक 1 तारीख को इशू कर दिया, लेकिन आपको वो चेक मिला 3 तारीख को, तो 1 से 3 तारीख के बीच में जो टाइम मेरे को मिल गया इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मेल टाइम। फिर है प्रोसेसिंग, आपको चेक मिल गया लेकिन अभी आपने बैंक में जमा नहीं कराया, तो उसका जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोसेसिंग टाइम। फिर आपने वो चेक जब बैंक में जमा कराया
है और बैंक ने उसको जो 3 दिन के बाद में क्लियर किया, इस पीरियड को बोलते हैं हम लोग क्या, कलेक्शन टाइम। और इसको जब कंपोजिट करते हैं इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्लोट। क्या बोलते हैं, फ्लोट। और जब से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तब से फ्लोट क्या हो गया, खत्म हो गया है, क्योंकि अब हाथों हाथ एक क्लिक से जो है पेमेंट मेरे खाते से आपके खाते के अंदर हो जाएगी। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, जो सरप्लस कैश अगर आपके पास में कभी है तो उसको आप क्या करोगे, इन्वेस्ट कर दोगे, ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज के अंदर। ठीक है भाई। आप ऑप्टिमम कैश बैलेंस जो है वो कितना होना चाहिए, हर समय जो है आप अपने पास कितना कैश मेंटेन करोगे, तो उसके लिए 2 मॉडल जो है वो काम करते हैं। एक है जी आपका बोमल मॉडल, एक है कौन सा, मिलर एंड ओर मॉडल। जो बोमल मॉडल है वो है आपका बेसिकली जैसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो मॉडल है ना, उसी तरीके से बोमल मॉडल भी जो है वो क्या करता है, काम करता है। बोमल मॉडल जो है वो ये बोलता है कि हमारी कुछ कॉस्ट होती है, मतलब हम इतना कैश मेंटेन करेंगे कि हमारी जो होल्डिंग कॉस्ट और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो क्या हो जाए, रिड्यूस। होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है, कैश को होल्ड करने की अपनी कॉस्ट होती है। क्यों, अगर आप कैश को अपने पास होल्ड रखोगे तो उसको कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, तो उस टाइम पे जो अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी उस कॉस्ट को बोलते हैं हम लोग क्या, होल्डिंग कॉस्ट। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है, अगर आप कैश को मार्केटेबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट करते हो या मार्केटेबल सिक्योरिटी को दोबारा से कन्वर्ट करते हो कैश में उनको बेच के, तो उसकी भी अपनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है। तो हम क्या करेंगे, हम इतना कैश अपने पास जो है वो क्या करेंगे, विद होल्ड करेंगे कि एक मतलब मिनिमम कैश बैलेंस हम हमेशा अपने पास मेंटेन करेंगे, ताकि हमारी जो टोटल कैश को होल्ड करने की जो कॉस्ट है, चाहे वो होल्डिंग कॉस्ट है चाहे वो ट्रांजैक्शन, दोनों की दोनों क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, फॉर्मूला जो है वो क्या रहेगा, C = √2FT अपॉन में R। अब इसने ये बोल दिया, जो इस मॉडल में कमी थी वो ये थी कि एनुअल जो रिक्वायरमेंट है वो पहले से फिक्स करके बता दी, जबकि एक्चुअल के अंदर ऐसा नहीं होता, वो चेंज होती रहती है। तो इसके लिए फिर नया जो मॉडल है वो है आपका कौन सा, मिलर एंड ओर मॉडल। मिलर एंड ओर मॉडल जो है वो क्या बोलता है, ये बोलता है कि डिमांड जो है कैश की वो कभी स्टेडी नहीं रहेगी, बल्कि एक रेंज के अंदर चलेगी। तो यहां पे हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को जो है वो क्या करेंगे, एक मार्क कर लेंगे और फिर उसके बेस पर डिसाइड करेंगे कितना कैश अपने पास में होना चाहिए। जो आपका मिलर एंड ओर मॉडल है बढ़िया तरीके से आपको समझाया था, इसमें बस ये देख लेना, इसका फॉर्मूला जो है वो क्या है, √3TV अपॉन में 4I। ये आपका जो है वो निकल के आएगा क्या, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो ये बात याद रखना कि आप हमेशा जो है वो क्या करोगे, एक कैश का लेवल जिसको रिटर्न लेवल बोलते हैं R, वो मेंटेन करोगे। अगर कभी अपर लिमिट पे पहुंच जाए तो क्या करना, वहां पे सिक्योरिटी को परचेस कर लेना, कैश का लेवल अपने आप ही नीचे आ जाएगा। और अगर कैश का लेवल R से जो नीचे जाके और लोअर रेंज पे आ जाए तो फिर क्या करोगे, इतना आप वहां पे सिक्योरिटी को बेच देना, ताकि सिक्योरिटी को जब आप बेचोगे तो फिर कैश आपके पास आ जाएगा और दोबारा से आप अपना लेवल जो वो दोबारा R के ऊपर ले आओगे। ठीक है, ठीक है जी। इसके बाद है रिसीवेबल मैनेजमेंट। अब रिसीवेबल मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, जब कभी भी हम क्रेडिट सेल करते हैं तो क्रेडिट सेल की वजह से जो है वो रिसीवेबल जो है वो क्या होते हैं, अराइज होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिसीवेबल। अब रिसीवेबल, ठीक है, मतलब डेटर्स बोलते हैं उसको। अब डेटर को भी अपने को क्या करना है, मैनेज करना है, क्योंकि अगर जितना डेटर से पैसे रिकवरी करने में लेट कर दिया उतना ही अपॉर्चुनिटी लॉस तो हो रही है, और दूसरा बेड का नुकसान जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों, जितना लेट होगा जो परचेजर है भूल जाएगा, पेमेंट करेगा ही नहीं आपको, तो उस केस में बैड डेट का खतरा बढ़ जाता है। तो इसीलिए अपने को जो वो क्या करना होता है, रिसीवेबल को मैनेज करके चलना है। ऐसा भी नहीं कर सकते सारा कैश में काम करें, नहीं, वो भी पॉसिबल नहीं है, उधार तो देना पड़ेगा, लेकिन अपने को उधार इस तरीके से कि अपना रिसीवेबल को हम प्रॉपर मैनेज कर पाए, ताकि बैड डेट का नुकसान ना हो। आप कॉस्ट क्या क्या रिसीवेबल की, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। अगर आप रिसीवेबल रखते हो, इसका मतलब यह है अगर आप सामान उधार में बेचते हो तो आपको क्या क्या कॉस्ट पड़ती है। सबसे पहला कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। अगर वो उधार में ना दिया होता, कैश में दिया होता, तो कैश आपके पास में होता, उसको आप इन्वेस्ट करते, लेकिन क्योंकि अब आपने सामान उधार में दे दिया तो वो जो अपॉर्चुनिटी जो आप कमा सकते थे वो आपकी लॉस हो गई है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। आपको जो है अगर उधार में सामान दोगे तो आपको सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा, उसकी भी अपनी कॉस्ट आएगी। फिर डिलिंक्वेंसी कॉस्ट। अगर मान लो आपने उधार में सामान दिया, आपने दिया था 1 महीने का टाइम और 1 महीने के अंदर कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया, तो उसके बाद अब आप उसको जो है वो क्या करोगे, मेल भेजोगे, उसको जो है वो ऑर्डर दोगे, तो इसकी जो कॉस्ट है उसको बोलते हैं क्या, डिलिंक्वेंसी कॉस्ट। और लास्ट में कॉस्ट ऑफ डिफॉल्ट। आपने 1 महीने के लिए उधार दिया था, कस्टमर ने 1 महीने में पेमेंट नहीं किया, आपने उसको रिमाइंडर भेजा, वो बोला नहीं देता वैसे, जाओ कर लो, क्या करोगे, तो वो जो बैड डेट की जो कॉस्ट है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डिफॉल्ट बाय कस्टमर। ठीक है, आप कंट्रोल कैसे करेंगे रिसीवेबल को, तो एक तो है कलेक्शन पीरियड, तो आप जो है कलेक्शन पीरियड जो मेंटेन करेंगे। अब जब भी आप जो सामान जो उधार में बेचे तो आप सबसे पहले जो है वो पेमेंट हिस्ट्री चेक करेंगे। अगर कस्टमर की पेमेंट हिस्ट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पर गुड निकल के आ रही है तो आप उसको सामान उधार में दोगे, नहीं तो अगर बैड है तो नहीं देंगे। और अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो अब आप क्या करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे किसका, रिस्क का। अगर रिस्क लो है तो उधार में सामान देंगे, अगर रिस्क हाई है रिजेक्ट कर देंगे, और अगर मीडियम है तो फिर वहां पे क्या करेंगे, हम अपने कस्टमर को रेफर कर देंगे, मतलब कस्टमर का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको रेफर कर देंगे, किसको, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को। अगर वो ये बोलते हैं कि हाँ सेटिस्फेक्शन है, मतलब उन्होंने जो रेटिंग दिया, रेटिंग के साथ सेटिस्फैक्टरी आंसर निकल के आ रहा है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है मॉनिटर करेंगे रिसीवेबल को। अब रिसीवेबल को मॉनिटर करने की 2 टेक्निक है, एक है कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है, और एक है एजिंग शेड्यूल। एवरेज कलेक्शन पीरियड में आप जो है वो क्या करोगे, अपनी कंपनी का एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालोगे। जो डेटर
एवरेज कलेक्शन पीरियड से ज्यादा दिनों के लिए ड्यू हो गए, उनको आप जो है वो क्या करोगे, उनके ऊपर जो है कंट्रोल एस्पेक्ट करना शुरू कर दोगे। फिर एजिंग शेड्यूल, एजिंग शेड्यूल जो है वो क्या बोलते हैं, आप यहां पे बाइफर्केशन करोगे अपने कस्टमर्स का एज के हिसाब से, जितने जितने वो लेट होते जा रहे हैं उतने उतने हिसाब से जो है वो क्या करोगे, उनका जो है वो आप बाइफर्केशन करोगे। जो कस्टमर जितना ज्यादा लेट है उसके ऊपर उतना ही कंट्रोल मेजर जो है वो ज्यादा लगाने का काम करोगे। फिर लाइन ऑफ क्रेडिट, ये क्या है, यहां पे आप क्या करोगे, हर कस्टमर के लिए जो है वो लाइन ऑफ क्रेडिट जो है एडवांस के अंदर डिसाइड करोगे कि कितना मैक्सिमम उधार हम उनको दे सकते हैं। फिर अकाउंटिंग रेशियो, डिफरेंट अकाउंटिंग रेशियो भी है, जैसे एवरेज कलेक्शन पीरियड, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, उनके बेस पर ही हम लोग डिसीजन मेकिंग लेते हैं कि अपने को कितना जो है वो अपने जो डेटर्स हैं उनको उधार देना चाहिए। ओके, फिर जी इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब सबसे पहले यह था इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर कि नेचर कैसे इन्वेंट्री का, तो इन्वेंट्री आपकी तीन तरीके से है, एक है रॉ मटेरियल, एक है आपका वर्किंग प्रोग्रेस, एक है फिनिश गुड्स। क्यों हम इन्वेंट्री को होल्ड करते हैं, तो सबसे पहले तो है ट्रांजैक्शन मोटिव, रूटीन में देखो अपने को क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए अपने पास इन्वेंट्री होनी चाहिए। दूसरा प्रिकॉशन मोटिव, कल को मान लो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और कल को मान लीजिए जो है वो सप्लायर बोला कि अभी तो सामान बनाने में टाइम लगेगा, तो उस केस में क्या, अगर हमारे पास इन्वेंट्री का स्टॉक नहीं पड़ा तो हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो है फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन आई ना हो तो उसके लिए इन्वेंट्री का स्टॉक मेंटेन करते हैं। और तीसरा क्या, स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव जो है वो क्या बोलते हैं कि क्या पता फ्यूचर में इन्वेंट्री की रेट बढ़ जाए, तो इसलिए हम लोग जो है वो सस्ती लेके उसको जो मेंटेन करते हैं। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव क्या इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने का, सबसे पहले ये तो मेंटेन लार्ज साइज ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एंड वर्किंग प्रोग्रेस फॉर एफिशिएंट एंड स्मूथ प्रोडक्शन एंड ऑफ द फिनिश्ड गुड्स फॉर अनइंटरप्टेड सेल्स ऑपरेशन, और मेंटेन करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेंटरी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिटेबिलिटी। आगे, अरे ये क्या हुआ भाई, आगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट को जो है वो करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक है। सबसे पहले तो ये है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या आती है, एक तो है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मतलब इन्वेंट्री को अगर आप जो है वो कैरी करोगे तो उसकी अपनी कॉस्ट है, एक तो उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा तो स्टोरेज की कॉस्ट है, दूसरा आपको अपना पैसा वहां पे जो है वो ब्लॉक रहेगा तो उसकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग आएगी। ठीक है, फिर है कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, ऑर्डर जब आप प्रोवाइड करोगे तो हर ऑर्डर की अपनी कॉस्ट आएगी, उसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। फिर है जी आपका कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट, अगर कभी भी ऐसा हो गया कि आपको इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट है और आपकी इन्वेंट्री खत्म हो गई तो उस टाइम पे जो आपकी कॉस्ट लगती है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट या हिडन कॉस्ट होती है। ठीक है, टेक्निक क्या क्या, सबसे पहले एबीसी टेक्निक। एबीसी टेक्निक के अंदर हम जो क्या करेंगे, जो भी इन्वेंट्री हमारे पास अवेलेबल है उसको तीन कैटेगरी के अंदर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ए बी और सी, और क्या करेंगे जो सबसे हाईएस्ट जो सबसे महंगी आइटम है उसको ए कैटेगरी में, सबसे सस्ती आइटम को सी कैटेगरी में, और जो मीडियोकर आइटम है उसको बी कैटेगरी के अंदर जो है वो रखेंगे, और उसी के हिसाब से जो है वो कंट्रोल एस्पेक्ट उनके ऊपर लगाएंगे। जो सबसे महंगी आइटम्स है उसको ए कैटेगरी में अपने रखा है तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोल एस्पेक्ट जो लगाने का काम करेंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, इसके अंदर बेसिकली हम जो है वो क्या करेंगे, एक ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी को मतलब एक ऐसी क्वांटिटी का ऑर्डर करेंगे कि उतनी क्वांटिटी का ऑर्डर करेंगे कि हमारी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट और जो हमारी कैरिंग कॉस्ट है इन्वेंट्री की वो सबसे क्या है, मिनिमम है। इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, EOQ इक्वल टू AO अपॉन में C। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में करवाए थे, थोड़ा देख के जाना उसको। ठीक है, अब यहां पे जो वो क्या बोलते हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है एक पर्टिकुलर आइटम की वो डिक्रीज होगी एज अ साइज पर ऑर्डर इंक्रीज, जैसे जैसे जो है ऑर्डर साइज क्या होगा, बढ़ेगा, तो वैसे वैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम। और दूसरा जो है वो क्या, कैरिंग कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन ऑर्डर साइज, और अगर ऑर्डर साइज बढ़ेगा तो जो कैरिंग कॉस्ट है पर यूनिट का वो क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, एक और टेक्निक है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम टेक्निक जो वो क्या बोलती है, ये टेक्निक बोलते हैं कि जैसे ऑर्डर आपको रिसीव होगा वैसे ही आप सप्लायर से जो रॉ मटेरियल परचेस करोगे, मतलब आप इन्वेंट्री अपने पास बिल्कुल भी मेंटेन नहीं करोगे, जीरो इन्वेंट्री के ऊपर आप काम करने वाले, उसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम। इंपोर्टेंस क्या, सबसे पहला जब जस्ट इन टाइम टेक्निक को यूज करते हो तो उससे आपका जो इन्वेंट्री वेस्ट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा जो वेयर हाउस की जो होल्डिंग कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तीसरा इट गिव्स द मैन्युफैक्चर मोर कंट्रोल। चौथा लोकल सोर्सिंग जो है आप कर सकते हो आराम से। एंड स्मॉलर इन्वेस्टमेंट, अब आपका पैसा जो है वो इन्वेंट्री के अंदर होल्ड क्या रहेगा, कम रहेगा। ओके, तो जस्ट इन टाइम में हम कैसे काम करते हैं, सबसे पहले कस्टमर जैसे वो अपने को ऑर्डर प्लेस करेगा तो मैन्युफैक्चरर ने जैसे ऑर्डर रिसीव किया तो वो क्या करेगा, ऑर्डर देगा आगे किसको, सप्लायर को, कि भैया ऑर्डर आ चुका है मेरे को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करो। फिर सप्लायर जो डिलीवर करेगा मटेरियल मैन्युफैक्चरर को, फिर मैन्युफैक्चरर जो है वो असेंबल करेगा प्रोडक्ट को और दे देगा किसको, कस्टमर को। इसके बाद ड्रॉबैक क्या है जस्ट इन टाइम के, सबसे पहला जो रीवर्क ऑर्डर्स हैं उनके लिए ये टेक्निक जो वो कामयाब नहीं है। दूसरा इसके अंदर हम जो डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, सप्लायर की परफॉर्मेंस पे। अगर सप्लायर ने बीच में पंगा कर दिया तो हमारी पूरी टेक्निक जो क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। इसमें बहुत बार सामान बारी बारी आएगा सप्लायर से फिर जाएगा, तो उससे क्या होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे जो है वो एनवायरमेंट के ऊपर क्या पड़ेगा, बैड इंपैक्ट पड़ेगा। और फिर इन केस ऑफ डिस्ट्रप्शन जस्ट इन टाइम मॉडल जो है उसमें मेजर इंपैक्ट पड़ता है किस पे, बिजनेस पे। देयर इज नो एक्सेस स्टॉक, क्योंकि आपके पास कोई भी एक्सेस स्टॉक नहीं है तो आप हमेशा जो है वो क्या रहोगे, रिस्क में रहते हो। ठीक है, और जस्ट इन टाइम टेक्निक जो है वो क्या बोलते हैं, इट नीड टू केयरफुली ट्रैक एंड ऑर्गेनाइज। अगर ऐसा नहीं किया तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स हो सकता है। ओके, बोलो जी सर। लो जी, ये हो गया अपना सेकंड चैप्टर जो हमने आज करना था, जिसका नाम क्या है, बोलो बोलो बोलो,
वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब हम करेंगे अपना थर्ड चैप्टर जिसका नाम है लीजिंग। क्या है? लीजिंग। अच्छा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसे लगा? अच्छा लगा? बोलो। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट कर देना, हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है। चलो अब क्या करना है? अब तीसरा चैप्टर आ रहा है। थर्ड चैप्टर जो है वो है कौन सा? लीजिंग का। लीजिंग बेसिकली क्या है? लीजिंग एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है पहले तो, ठीक है ना। ये क्या है? सोर्स ऑफ फाइनेंस है। किसके लिए? लेसी के लिए। ठीक है, आपको कोई एसेट की रिक्वायरमेंट है, अब समझ ना, आपको कोई एसेट चाहिए, या तो आप खरीद के आओगे, नहीं तो हम उधार ले आओ, उसको क्या बोलते हैं? किराए पे ले आओ। तो अगर आप किराए पे ले आए तो वो पैसा जो आपका वहां पे ब्लॉक हो जाता, क्या वो बच गया? नहीं बच गया? बच गया। इसको बोलते हैं इट इज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द लेसी। अच्छा, लीजिंग क्या है? लीजिंग बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में? दो पार्टी के बीच में। एक पार्टी रहेगी लेसर, दूसरी पार्टी रहेगी लेसी। लेसर वो पार्टी है जो बेसिकली एसेट की ओनर है, और लेसी वो पार्टी है जो बेसिकली एसेट की यूजर बनना चाहती है, जो उस एसेट को यूज करना चाहती है। अब यहां पे लेसी जो है वो क्या करेगा? लीज रेंट का पेमेंट करेगा, बेसिकली जो किराया पे करेगा किसको? लेसर को। ठीक है, तो यहां पे लेसर जो वो एसेट देगा किसको? लेसी को, और लेसी जो बदले में क्या करेगा? लीज रेंट का पेमेंट करेगा। टाइप ऑफ लीज की अगर बात करते हैं तो लीज आपके पास कई तरह की है। एक है बाइपर्टाइट, एक है ट्राइपर्टाइट। बाइपर्टाइट लीज के अंदर बेसिकली दो पार्टी है, एक है लेसर और एक लेसी। और ट्राइपर्टाइट लीज के अंदर तीन पार्टी है, एक है लेसर, एक है लेसी और एक है इक्विपमेंट सप्लायर। लीजिंग डिसीजन जब भी हम लेंगे तो दोनों की तरफ से लेंगे, हम लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देखते हैं कि एसेट को लीज पे लेना वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या उसको खरीदना बेनिफिशियल है। तो यहां पे हम क्या देखेंगे? जिस ऑप्शन में, ध्यान देना, जिस ऑप्शन में हमारे कैश का आउटफ्लो सबसे क्या है? कम है, उस ऑप्शन को हम लोग जो क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फ्रॉम लेसी पॉइंट ऑफ व्यू। और लेसर जो है वो भी डिसाइड करेगा कि क्या एसेट को खरीद के और आगे किराए पे देना मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं है। अगर लेसर को प्रेजेंट वैल्यू जो है वो क्या मिल रही है? ज्यादा मिल रही है, मतलब जितनी हमारी कॉस्ट आ रही है और उसको किराए पे देने से हमको किराया ज्यादा मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसको एक्सेप्ट करेंगे प्रपोजल को, और क्या करेंगे? एसेट को खरीद के और लीज पे दे देंगे। तो लेसर पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे? लेसर डिसाइड करेगा कि क्या एसेट को बाय करके उसको लीज पर देना बेनिफिशियल है या नहीं। लेसर बेसिकली कैपिटल रेशियो टेक्निक से जो है वो क्या करेगा? डिसाइड करेगा कि क्या एसेट में पैसा लगाना बेनिफिशियल है या नहीं है। अगर लेसर को पॉजिटिव एनपीवी मिलेगी तो वो क्या करेगा? एसेट को बाय करके उसको लीज पर देगा। ठीक है, तो लीज बेसिकली क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर एक पार्टी है लेसर, एक पार्टी है लेसी, दोनों आपस में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेसर ये बोलता है कि मैं अपनी एसेट आपको किराए पे दूंगा, और लेसी ये बोलता है कि मैं उस किराए पे ली हुई एसेट के ऊपर आपको हर साल जो है वो क्या करूंगा? एनुअल लीज रेंट का पेमेंट करूंगा। अपने इंडिया के अंदर जो है वो लीजिंग के लिए कोई स्पेशल एक्ट जो पास नहीं है, तो अपने इंडिया के अंदर जो अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें बेलमेंट के जो प्रोविजन है वो हमारे यहाँ पे जो है वो लीजिंग के ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे लेसर जो है उसकी ड्यूटी होती है कि वो डिलीवर करेगा एसेट किसको? लेसी को। और लेसर जो है वो उसकी ऑब्लिगेशन है, लेसी की ऑब्लिगेशन है कि वो क्या करेगा? हर साल का लीज रेंटल पे करेगा। और लीज जो है वो क्या? एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है जिसके अंदर एक पार्टी जो दूसरी पार्टी को क्या करेगा? अपने एसेट किराए पे देगी और बदले में जो उसको वो क्या लेगी? लीज रेंट उससे जो क्या करेगी? चार्ज करेगी। ठीक है, अब टाइप ऑफ लीज के नाम पे कई सारी है, लेकिन सबसे पहले है यहाँ पे ऑपरेटिंग लीज। एक होती है ऑपरेटिंग और एक है फाइनेंशियल। ऑपरेटिंग लीज वो जो 5 कंडीशन को पूरी करती है। सबसे पहली कंडीशन जो है वो क्या? कि जो लीज कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो शॉर्टर पीरियड के लिए रहेगा। मतलब अगर एसेट जो है वो उसकी इकोनॉमिक लाइफ है 5 साल, तो लीज पीरियड जनरली आप 1 साल के लिए मैंने कर लिया। ठीक है, तो मतलब जो इकोनॉमिक लाइफ है उससे शॉर्टर पीरियड के लिए है, और अगर लॉन्गर पीरियड के लिए तो फाइनेंशियल लीज हो जाएगा। दूसरा, लेसर डज नॉट रिकवर द फुल अमाउंट फ्रॉम द एसेट फ्रॉम वन लेसी। यहां पे जब लीज पीरियड शॉर्ट पीरियड के लिए, तो लेसर उस एसेट को अलग अलग लोगों को किराए पे देगा, एक ही बंदे से सारा पैसा रिकवर नहीं करेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर फाइनेंशियल लीज है। तीसरा, ऑपरेटिंग लीज के अंदर जो है कैंसिलेशन क्लोज होता है। अगर मान लो मैंने आपसे एक एसेट लीज पे ले ली, 1 साल के बाद मेरे को नहीं जच रहा है, तो मैं उस एसेट की जो एग्रीमेंट है उसको कैंसिल भी कर सकता हूं। लेकिन अगर ऐसा है कि मैं कैंसिलेशन क्लोज नहीं है, मैं इस एग्रीमेंट को कैंसिल नहीं कर सकता, तो फाइनेंशियल लीज हो जाएगा। फिर लीज एग्रीमेंट के अंदर एक मेंटेनेंस क्लोज भी होता है। लेसर जो ओनर होता है वो अगर कल को एसेट में कोई भी पंगा पड़ता है तो वो उसको ठीक करा के देगा, और अगर मेंटेनेंस क्लोज नहीं है तो फाइनेंशियल लीज है। एंड लास्ट, जो लीज रेंट है उसमें 3 चीजें आएगी। सबसे पहला, जो एसेट है उसकी एमोर्टाइजेशन कॉस्ट आएगा, दूसरा मेंटेनेंस सर्विस आएगा, और तीसरा प्रॉफिट ऑफ द लेसर। तो फाइनेंशियल लीज कौन सी है? जो ये 5 कंडीशन को पूरा नहीं करती वो क्या हो जाएगी? आपकी फाइनेंशियल लीज। आगे एक होता है सेल एंड लीज बैक। इसके अंदर जो है वो क्या होगा? यहां पे एक पर्सन है, उसके पास में एसेट है लेकिन उसको पैसे भी चाहिए, तो वो क्या करेगा? पहले अपने एसेट को सेल करेगा और सेल करके दूसरे पर्सन को देगा, और दूसरा पर्सन जो है वो क्या करेगा? उस एसेट को बाद में जो ओनर था, पहले एक्चुअल जो ओनर था उसको क्या कर देगा? लीज पे दे देगा। इसको बोलता है सेल एंड लीज पे। तो ये सिचुएशन कब आएगी? जब आपके पास में कैश, आपको कैश की रिक्वायरमेंट है, तो आप अपने एग्जिस्टिंग एसेट को एक बार क्या करोगे? बेचोगे, और फिर उसी एसेट को दोबारा किराए पे ले लोगे। उसको बोलते हैं आप लोग क्या? सेल एंड लीज बैक। एक होता है लीवरेज लीज। लीवरेज लीज का मतलब क्या होता है? जब 3 पार्टी इन्वॉल्व हो जाए। एक लेसर और लेसी तो था ही, लेकिन अगर मान लो एसेट लेसर के पास में नहीं है और लेसर बोला कि मैं पहले एसेट को खरीदूंगा और उसको खरीदूंगा उधार पे,
तो जो पर्सन आपको क्रेडिट फाइनेंस कर रहा है लेसर को, वो भी अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। उसको बोलते हैं लीवरेज लीज। क्या बोलेंगे, लीवरेज। डोमेस्टिक लीज जब लेसर, लेसी और इक्विपमेंट सप्लायर सभी लोग जो एक ही कंट्री के होते हैं तो उसको बोलते हैं डोमेस्टिक लीज। और इंटरनेशनल लीज क्या होता है, जब लेसर या लेसी मतलब इनमें से एक पार्टी जो क्या बाहर होते हैं तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, इंटरनेशनल लीज। अगर एक होते हैं इंपोर्ट लीज, इसमें लेसर और लेसी तो एक कंट्री का, लेकिन जो एसेट आ रही है वो कहां से आ रही है, बाहर से आ रही है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंपोर्ट लीज। आगे अब डिसीजन कैसे होगा लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लेसी कैसे डिसाइड करेगा कि मैं एसेट को जो किराए पे लूं या उस एसेट को मैं जो है वो क्या करूं, खरीदूं। तो उसके लिए लेसी जो है सबसे पहले क्या करेगा, वो ये देखेगा दोनों सोर्सेज के अंदर मेरा आउटफ्लो कितना चाह रहा है। ठीक है, ये पूरा आपको मैं ढंग से करवाया था, अब मैं सीधा यहां पे आ रहा हूं। सबसे पहले लेसी जो है वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा रेलिवेंट कैश फ्लोस को। वो दोनों ऑप्शन के अंदर देखा कि मेरे कैश फ्लो कितने जाएंगे। अगर मैं एसेट को किराए पे लूंगा तो मेरा कैश फ्लो कितना होगा, और अगर मैं एसेट को खरीदूंगा तो मेरे कैश फ्लो कितने होंगे। ठीक है, अब उसके लिए जो है वो क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा, वो देखेगा कि अगर मैं एसेट को खरीदूंगा, और खरीदूंगा कैसे, उधार पे, तो सबसे पहले तो मुझे लोन लेना पड़ेगा। तो मेरा एक तो कैश फ्लो क्या जाएगा, हर साल मुझे इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। दूसरा, हर साल मेरे को जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको रीपे करना है। फिर डेप्रिसिएशन भी मैं क्लेम, क्योंकि अब मैं मालिक बन गया तो मैं डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकता हूं और उसके ऊपर मेरे को टैक्स बेनिफिट मिलेगा। जो भी इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी मेरे को टैक्स बेनिफिट मिलेगा। आगे जो भी ऑपरेटिंग खर्च है वो सब मेरे को उठाने पड़ेंगे, और जो साल्वेज वैल्यू है वो भी मुझे लास्ट में क्या होगी, रिसीव होगी। ठीक है, और अगर आप एसेट को लीज पे लेते हो तो फिर आपको सिर्फ हर साल जो है क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एनुअल लीज रेंट का पेमेंट करना पड़ेगा। तो दोनों ऑप्शन के अंदर अब आप क्या करोगे, दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, दोनों ऑप्शन को आप क्या करोगे, इवेल्युएट करोगे। जिस ऑप्शन के अंदर आपका कैश का आउटफ्लो सबसे कम है उस ऑप्शन को आप क्या कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, जब भी आप डिसीजन मेकिंग करो तो हमेशा ये एक बात याद रखना कि आप ओनली इंक्रीमेंटल जो कैश फ्लोज है, जो डिसीजन की वजह से लिए जा रहे हैं, जो डिसीजन की वजह से अराइज हो रहे हैं कैश फ्लो, सिर्फ उन्हीं को कंसीडर करना है। जो इरेलीवेंट कैश फ्लो है उसको कभी भी आप डिसीजन मेकिंग के अंदर कंसीडर नहीं करते हो। आप क्वेश्चन ये कि जो भी आप मान लो अगर आपने एसेट को लीज पे लिया, या अगर आपने एसेट को जो है वो क्या कर लिया, लीज पे ना लेके अगर मान लो आपने उसको खरीद लिया, तो उस केस में आप उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। आप प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए डिस्काउंट रेट चाहिए, तो डिस्काउंट फैक्टर क्या लेके चलोगे, आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी लेके चले या कॉस्ट ऑफ डेट लेके चले। तो एक एस्पेक्ट तो ये बोलता है कि एसेट को लोन पे अगर आप लोगे तो लोन एक तरीके का डेट होता है, तो आप जो डिस्काउंट रेट लोगे वो लोगे केडी। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये बोलता है कि जब कभी भी हम किसी भी एसेट को बिजनेस के लिए परचेज करते हैं तो हम वहां पे जो है ओनली सिर्फ ऐसा नहीं कि उधार का पैसा यूज करते हैं, हम मिंगल फॉर्म फंड को यूज करते हैं, बोले तो डेट और इक्विटी दोनों को। तो आपको यहां पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जो कंसीडर करना चाहिए। फिर लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे करेंगे, लेसर ये देखना चाहेगा कि क्या एसेट को खरीद के उसको आगे किराए पे देना मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं है। तो उसके लिए जो है वो लेसर क्या करेगा, कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेगा। अब लेसर के जो कैश आउटफ्लो है मेनली वो क्या है, शुरुआत में जो इनिशियल कैश आउटफ्लो जाएगा मशीन को परचेज करने का वो है, और जो कैश इनफ्लो उसके पास आएंगे वो क्या आएगा, हर साल उसको लीज रेंट मिलेगा, और लीज रेंट तो हर साल मिलेगा। और अब लेसर क्योंकि ओनर है तो वो डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकता है। अब डेप्रिसिएशन जो है वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है, और डेप्रिसिएशन की वजह से हमको जो टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। एट द एंड में फिर लेसर ये देखेगा कि अगर मेरे को एसेट को खरीद के और आगे लीज पे देने से अगर मेरे को पॉजिटिव एनपी मिल रही है तो वो प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा और एसेट को खरीद के आगे लीज पे दे देगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये है आपका लीजिंग डिसीजन। यहां से दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो टाइप ऑफ लीज से, या फिर क्वेश्चन आ सकता है ये मतलब लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ या लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। ओके जी सर, चलो आगे। अगला जो चैप्टर हम अब करने वाले हैं वो है जी हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्या है, सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है वो क्या है, बोलता है देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमें डिसीजन लेने होते हैं। ठीक है, रिगार्डिंग किसके, फाइनेंस के रिगार्डिंग, कि अपने को पैसा कहां से इकट्ठा करना है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग जो है वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि भाई अपने को पैसा जो है वो कितना चाहिए और कहां से चाहिए। अब कितना चाहिए वो तो ये बताएंगे भाई वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और कैपिटल बजटिंग, वो वहां से पता चलेगा कितना पैसा शॉर्ट टर्म के लिए, कितना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए। आप ये तो पता है कि पैसा इतना इतना चाहिए, लेकिन उसको इकट्ठा कहां से करें, तो इकट्ठा करने के लिए देयर आर नंबरस सोर्सेज आर अवेलेबल। ठीक है, तो फाइनेंस को कहां से रेज करना है, अब उसके लिए कई सारे सोर्सेज हमारे पास में। लॉन्ग टर्म फाइनेंस को पूरा करने के लिए लॉन्ग टर्म सोर्सेज है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस को इकट्ठा करने के लिए शॉर्ट टर्म सोर्सेज है। अब क्या क्या सोर्सेज है आओ समझते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो है वो आया जी आपका इक्विटी। तो बोलता है ब्रॉडली स्पीकिंग अगर बात करें तो बोलता है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है ना उनको क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में, एक होता है डेट और एक कौन सा होता है, इक्विटी। ठीक है, अब डेट और इक्विटी में क्या बेसिक डिफरेंस है पहले उसको समझते हैं। देखो सबसे पहले जो है वो क्या बोलता है डेट और इक्विटी में कि डेट का जो है वो क्या होता है, फिक्स क्लेम होता है, जबकि इक्विटी का रेसिडुअल क्लेम है, सबका पेमेंट होने के बाद अगर बचेगा तो फिर इक्विटी को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। टैक्स ट्रीटमेंट, डेट के ऊपर जो आपका इंटरेस्ट है उसके ऊपर आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है, पूरा डिटेल में बताया था, उसको देख के जाना जरूर। ठीक है, प्रैक्टिकल भी बताया था आपको। और इक्विटी के अंदर जो है जो आप डिविडेंड, इक्विटी के ऊपर जो आप डिविडेंड का डिक्लेरेशन करते हो उस पर आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता। प्रायोरिटी रीपेमेंट, डेट की जो है वो हाई प्रायोरिटी होती है, सबसे पहले पैसा डेट को मिलेगा बाद में इक्विटी को। मैच्योरिटी, डेट की फिक्स मैच्योरिटी, इक्विटी की मैच्योरिटी नहीं होता। और वो सब मैनेजमेंट, डेट की कोई भी जो है वो मैनेजमेंट के अंदर वो
होती है, जबकि इक्विटी वालों की वॉइस होती है। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्राइमरी सोर्स है। कोई भी कंपनी बिना इक्विटी शेयर कैपिटल के जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकती है। एक बात ध्यान रखना, आपके ऊपर है कि आप प्रेफरेंस शेयर इशू करो, आपके ऊपर है कि आप डेट इशू करो, आपके ऊपर है कि आप बॉन्ड इशू करो, लेकिन हर कंपनी के अंदर इक्विटी शेयर का होना क्या है, कंपलसरी है। क्योंकि जब कभी भी आप कोई भी कंपनी को जो है वो क्या करोगे, फ्रेम करोगे, तो सबसे पहला जो क्लोज आपके सामने आता है वो है कैपिटल क्लोज, कि आपको जो है वो कितना कैपिटल आप जो है वो क्या करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे। तो इक्विटी तो हमेशा होगी ही होगी। ओके, अब जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो क्या होती है, कंपनी के जो शेयर है उसको, कंपनी की जो कैपिटल है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हर पार्ट को बोलते हैं हम लोग क्या, शेयर, जो बेसिकली जो है वो क्या बताएंगे, ओनरशिप को इंडिकेट करते हैं। जो हमारे शेयर होल्डर है उनके पास क्या क्या राइट है, सबसे पहले वोटिंग राइट है, वो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर वोट कर सकते हैं। दूसरा, उनके पास में राइट है कि वो अपने शेयर्स को जो है वो सेल परचेस कर सकते हैं। तीसरा, रेसिडुअल क्लेम मिलता है उनको, मतलब अगर कल को कंपनी जो दिवालिया हो गई है तो दिवालिया होने के बाद में सबका पेमेंट होने के बाद जो बाकी बचे वो सब किसका होगा, इक्विटी शेयर होल्डर का। और प्रीएम्प्टिव राइट है, प्रीएम्प्टिव राइट का मतलब जो है वो क्या होता है, राइट इशू बेसिकली। इसके अंदर क्या है कि जब कभी भी कोई एग्जिस्टिंग कंपनी नए इक्विटी शेयर इशू करने की सोच रही है तो वो सबसे पहले जो है वो क्या करेगी, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जो है ऑप्शन देगी कि भैया हम नए शेयर इशू करने की सोच रहे हैं, आप अगर लेना चाहते हो तो आप ही ले लो। इसको बोलते हैं हम लोग प्री एम्प्टिव राइट। और फिर दूसरा लास्ट जो है वो क्या, राइट टू रिसीव द एनुअल रिपोर्ट। कंपनी के पास में शेयर होल्डर के पास में राइट होता है कि वो एनुअल रिपोर्ट को भी जो है वो रिसीव कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर वो जिनको दो प्रेफरेंस होती है। सबसे पहला, इक्विटी के मुकाबले में दो प्रेफरेंस है। पहली प्रेफरेंस क्या होती है कि इनको पैसा जब कभी भी रिटर्न की बारी आएगी तो इनको डिविडेंड जो है वो पहले मिलेगा इक्विटी से, और जब कभी भी रीपेमेंट की बारी आएगी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन तो इनको पहले पैसा मिलेगा। जनरली जो भी प्रेफरेंस शेयर है वो हमेशा जो है कैसे होते हैं, रिडीमेबल इन नेचर होते हैं। इरिडीमेबल अपने इंडिया के अंदर अलाउड नहीं है। 20 साल का टाइम पीरियड थोड़ा देख लेना। इसके बाद में आता है वारंट। वारंट जो है वो क्या होता है, वारंट बेसिकली एक स्लिप होती है, ठीक है, ये क्लेम होता है बेसिकली। तो वारंट पहली बात तो अकेले इशू नहीं किया जाता, कंपनी जो है वो क्या करेगी, कोई और सिक्योरिटी इशू कर रही है और उस सिक्योरिटी के साथ में वारंट जो है वो लगा के दे देगी। ठीक है, वारंट के अंदर बेसिकली क्या है, वो एक स्लिप है जिसके अंदर आपको बता दिया जाएगा कि अगर आप वारंट जो आपको दिया गया, अगर आप उस वारंट को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, तो फ्यूचर में आपको इस कंपनी के इतने इतने शेयर जो इस प्राइस के ऊपर मिल जाएंगे। तो वारंट के ऊपर पहले से स्पेसिफाई होता है कि इतने शेयर, मान लो अब मैंने आपको आज वारंट दे दिया, ठीक है, और मैंने ये बोल दिया ये वारंट ले लीजिए, वो वारंट है 1 साल का, तो उसमें प्राइस लिख दिया कि 1 साल के बाद अगर आप चाहें तो आप इस वारंट में लिखे गए शेयर को जो है वो हमसे परचेस कर सकते हैं, और जो प्राइस रहेगा वो इसी वारंट में लिख रहेगा वो। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वारंट। तो एक समय के बाद वारंट होल्डर को वारंट के बदले में कंपनी के शेयर दे दिए जाएंगे, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वारंट। ठीक है, अब डेट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। डेट बेसिकली लोन होता है, लोन हमेशा क्या रहेगा, सिक्योर्ड रहेगा, लेकिन कई बार अनसिक्योर्ड मतलब सिक्योर्ड जो डिबेंचर है वो कौन से होते हैं, जिनके बदले में हमने जो सिक्योरिटी को मॉर्गेज किया उसको बोलते हैं सिक्योर्ड। जनरली सारे के सारे डिबेंचर आपके सिक्योर्ड रहेंगे, और कुछ आपके अनसिक्योर्ड होते हैं जिसके बदले में हमने कोई भी सिक्योरिटी को मॉर्गेज नहीं किया। फिर कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, जिन डिबेंचर्स को आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट या किसी अदर सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकते हो उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल, जिसको किसी और सिक्योरिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल। आगे, जीरो इंटरेस्ट फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर, ये एक ऐसे डिबेंचर होते हैं जिनको कुछ समय के बाद में इक्विटी के अंदर कंपल्सरी कन्वर्ट किया जाएगा। फिर सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स, ये बेसिकली सबसे पहले इंडिया के अंदर टिस्को ने जो है शुरू किया था सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स। इसके अंदर कंपनी ने जो है वो ये बोला कि हम आज आपसे 300 रुपए जो है वो कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, और आपको हम जो है वो क्या करेंगे, 600 रुपए का पेमेंट करेंगे टोटल। और वो 600 रुपए पेमेंट कैसे करेंगे, 4 साल के बाद मतलब चौथे साल के एंड में 150 रुपए से हर साल 150 रुपए आपको जो है वो क्या 7 साल के एंड तक जो है वो क्या करेंगे, आपको पे करेंगे। इसमें 75 रुपए तो आपका रीपेमेंट होगा और 75 रुपए आपकी क्या मानी जाएगी, इनकम मान जाएगी। इसको बोलते हैं सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स। अब सिक्योर्ड प्रीमियम नोट जनरली वारंट के साथ भी जो है वो क्या होते हैं, इशू होते हैं, थोड़ा देख लेना। ठीक है, ये पूरा प्रैक्टिस बताया, थोड़ा देख लेना। एक होता है डीप डिस्काउंट बॉन्ड, एक ऐसे बॉन्ड जो हैवी डिस्काउंट के ऊपर जो है वो क्या किया जाता है, इशू किया जाता है, और फिर मैच्योरिटी के ऊपर जो है आपको फेस वैल्यू इसका रिसीव हो जाएगा, उसको बोलते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड। लंबे समय के लिए जो है वो गवर्नमेंट इनको क्या करती है, इशू करती है। आगे फिर है प्राइवेट इक्विटी। कई बार क्या होता है कि हम पब्लिक से पैसा इकट्ठा ना करके हम अपने प्राइवेट सोर्सेज से कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं, उसको बोलते हैं प्राइवेट इक्विटी। जनरली ये क्या होता है, जो नई कंपनी होती है ना तो वो प्राइवेट इक्विटी को जो है वो क्या करते हैं, ज्यादा तवज्जो देती है। ठीक है ना, वो क्या करेंगे, कुछ लोगों के अप्रोच करेंगे, 2-4 लोगों को अप्रोच करेंगे, उनको बोलेगी यार हमको पैसे की रिक्वायरमेंट है, आप हमको प्रोवाइड करवा दीजिए, उसको बोलते हैं जनरली प्राइवेट इक्विटी। जनरली जो भी वेंचर कैपिटल्स होती है ना, तो वेंचर कैपिटल में प्राइवेट इक्विटी जो है वो क्या करती है, रोल प्ले करती है। ठीक है, आप प्राइवेट इक्विटी और डेट में क्या फर्क है, मतलब या तो आप प्राइवेट इक्विटी ले रहे हो या आप अगर लोन ले लोगे, तो दोनों में क्या फर्क है। सबसे पहला, प्राइवेट इक्विटी होती है मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए, जबकि लोन जो है वो होता है आपका शॉर्ट से लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा, प्राइवेट इक्विटी के अंदर जो है वो क्या, आप कमिटेड होते हैं, जब तक आप एग्जिट नहीं करेंगे तब तक आप इसके अंदर बने रहेंगे, जबकि डेट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई कमिटमेंट नहीं होता। प्राइवेट इक्विटी आपको जो है वो क्या करते हैं, ये फ्लेक्सिबल कैपिटल बेस प्रोवाइड करते हैं टू मीट द फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लान ऑफ द कंपनी, जबकि जो आपका डेट है अगर वो आपको मिलेगा तो उसका जो है यूजफुल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। अगर डेट
टू इक्विटी रेशियो आपका बढ़िया है तो ही आपको मिलेगा, नहीं तो आपको फिनांस से नहीं मिलेगा। दूसरा, जो प्राइवेट इक्विटी है वो गुड है किसके लिए, कैश फ्लो के लिए, और जो मतलब आपको जो है उस पर रेगुलर डिविडेंड पेमेंट करने का नीड नहीं है, लेकिन जो आपके डेट है उसके पर आपको रेगुलर जो है वो डिविडेंड का पेमेंट करना, रेगुलर इंटरेस्ट का या कैपिटल का रीपेमेंट जो है वो करना पड़ेगा। प्राइवेट इक्विटी के अंदर आपकी जो रिटर्न है वो डिपेंड करते हैं बिजनेस के ग्रोथ पे, लेकिन वहां पे बिजनेस ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस कमाए ना कमाए इंटरेस्ट तो पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। प्राइवेट इक्विटी जो उसमें क्या होता है, अगर बिजनेस फेल हो गया तो प्राइवेट इक्विटी वाले को पैसा कब किसके साथ मिलेगा, जो नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर है उनके साथ, लेकिन यहां पे जो क्या अगर बिजनेस फेल हो गया तो डेट को पैसा सबसे पहले मिलेगा। एग्जिट रूट क्या, अगर मान लो मैंने किसी कंपनी के अंदर जो प्राइवेट इक्विटी लगा दिया और वो कंपनी बहुत बढ़िया ग्रो कर गई, अब मुझे निकलना उस कंपनी से क्योंकि मैं दूसरी कंपनी में लगाने की सोच रहा हूं, ठीक है। तो अब एग्जिट रूट क्या रहेगा, कैसे मैं निकल सकता हूं, तो उसके लिए 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। सबसे पहले तो मैं क्या कर सकता हूं, दूसरी प्राइवेट इक्विटी को अपना शेयर बेच दूं, या मैनेजमेंट को अपना शेयर बेच दूं, या ओपन मार्केट के अंदर शेयर बेच दूं, और या मर्ज हो जाए, मर्जर ऑफ द कंपनी इनटू सम अदर लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी। ओके जी सर। आगे फिर है फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल बेसिकली जो क्या होती है कि कई बार क्या होता है, आपने को अगर आप डोमेस्टिक सोर्स से पैसे इकट्ठा करना चाहो आप कर सकते हो, और अगर आप चाहो इंटरनेशनल सोर्स से पैसे इकट्ठा करना तो उसके लिए जो है वो फॉरेन कैपिटल जो है वो क्या करेगा, रोल प्ले करेगा, ठीक है। अब फॉरेन कैपिटल जर्नी 2 तरीके की होती है, एक होती है ऑफिशियल और एक होती है आपकी प्राइवेट। ऑफिशियल कैपिटल क्या होती है, जब एक देश की गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी दूसरे कंट्री को जो फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है उसको बोलते हैं ऑफिशियल, और जो प्राइवेट होती है वो क्या होती है बेसिकली प्राइवेट फॉरेन कैपिटल, जिसके अंदर बेसिकली क्या एक देश के लोग इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो क्या करते हैं, फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइवेट फॉरेन कैपिटल। अब प्राइवेट फॉरेन कैपिटल जर्नी 2 तरह की होती है, एक होता है डीएफआई बोलते हैं डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और एक होती है आपकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डीएफआई जो है वो होती है कंट्रोल पर्पस के लिए, और जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो होती है बेसिकली किसके लिए, ओनली प्रॉफिट मेकिंग के लिए। ओके अब इंडिया के अंदर जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो 3 तरीके से होती है, एक है यूरो इशू, एक है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, और एक है स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन। सबसे पहले नंबर पे आपका एफडीआई क्या है, तो ये तो आपको मैंने बता दिया। एफडीआई के अंदर हम लोग जो क्या करेंगे, फॉरेन में जाके जो है मतलब ब्रांचेस ओपन करेंगे, उसको बोलते हैं एफडीआई हमारे यहां से चला गया, ठीक है। अब एफडीआई के लिए जो है वो पहले क्या था, अपने इंडिया के अंदर जो है एक बोर्ड काम करता है जिसका नाम था एफआईपीबी, 1996 के अंदर इसको बनाया था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। फिर बाद में उसको जो है वो 2017 के अंदर इसको अबॉलिश कर दिया, और अब मतलब ये डिसाइड करता था कि किस सेक्टर के अंदर कितना एफडीआई अलाउड है, एफआईपीबी करता था। लेकिन अब हर सेक्टर को अपना जो है वो क्या कर दिया, अलाउ, हर मिनिस्ट्री को जो है या फिर हर डिपार्टमेंट को जो है वो क्या कर दिया, उसको ऑटोनॉमी दे दिया कि आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए कि कितना एफडीआई आपके सेक्टर के अंदर अलाउड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब एफआईपीबी खत्म हो गया, उसकी जगह पे आ गया जी आपका एफआईएफपी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, और इसको डीपीआईआईटी जो क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। अब यूरो इशू बेसिकली जो वो क्या है, जब कभी भी प्राइवेट बाहर से अगर कोई प्राइवेट पैसा इंडिया के अंदर आएगा, ठीक है, तो उसको जैसे मान लो अगर इंडिया की कोई कंपनी है यार, अगर वो पैसा बाहर से रेज करना चाहती है तो इंडिया की कंपनी जो इशू करेगी उसको बोलते हैं हम लोग क्या, यूरो इशू। तो इंडिया की एक कंपनी रिलायंस अगर वो बाहर से पैसा इकट्ठा करना चाहती है तो इंडियन कंपनी जो फॉरेन कैपिटल रेज करने के लिए जिस मैकेनिज्म को यूज करती है उसको बोलते हैं यूरो इशू। यूरो का मतलब ये नहीं कि यूरोप के अंदर यूरो इशू करने वाले, नहीं, ये एक मैकेनिज्म है ओनली, ठीक है ना। अब यूरो इशू जो 3 तरीके से, एफसीसीबी, एफसीईबी और एक दूसरा होता है डिपॉजिटरी रिसीट। सबसे पहले एफसीसीबी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, ये है तो बॉन्ड। इसमें क्या होगा, यहां की कंपनी जो है वो क्या करेगी, फॉरेन करेंसी में बॉन्ड्स विदेश में एनआरआई को क्या करेगी, इशू करेगी, और उनको राइट देगी। क्या राइट देगी कि अगर आप चाहें तो आप अपने इन बॉन्ड को हमारी, ध्यान देना, आप अपने इस बॉन्ड को हमारे इक्विटी शेयर के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसको बोलते हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। है तो बॉन्ड, लेकिन कुछ समय के बाद अगर आप चाहें तो आप इनको इक्विटी शेयर के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं हमारी कंपनी के, तो उसको बोलते हैं, मतलब रिलायंस कंपनी यहां पे क्या बोल रही है कि हम एनआरआई को हम क्या बोल रहे हैं कि हम तुमको बॉन्ड इशू कर रहे हैं, और इस बॉन्ड को अगर आप चाहें तो कुछ समय के बाद में आप इसको जो है वो रिलायंस कंपनी के शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हैं। दैट इज नॉट द फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। एक होता है फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। ये क्या होता है, इसमें रिलायंस कंपनी ने बॉन्ड इशू करे, मान लो एफसीईबी, ये इसमें एनआरआई को हम क्या ऑप्शन दे रहे हैं कि आप अगर चाहें तो आप इन बॉन्ड को कन्वर्ट करवा सकते हैं इक्विटी शेयर ऑफ अनदर कंपनी। जैसे रिलायंस केमिकल ने बॉन्ड इशू करे और रिलायंस केमिकल ये बोलते हैं कि आप इसको ट्रेंड्स के इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हो, उसको बोलते हैं फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। तो एक्सचेंज कन्वर्टेबल बॉन्ड सेम कंपनी जिसने बॉन्ड इशू करे उसी के शेयर में कन्वर्जन होगा, लेकिन एक्सचेंजेबल बॉन्ड में क्या होगा, बॉन्ड इशू करने वाली कंपनी कोई और है और उन बॉन्ड को जिस इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जाएगा वो कंपनी जो है वो कोई और होगी। ये फर्क होता है किसमें, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड और फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड में। एक और जो ऑप्शन है वो है आपका क्या, डिपॉजिटरी रिसीट। डिपॉजिटरी रिसीट की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, जब कोई इंडिया की कंपनी इक्विटी के तौर पे पैसे इकट्ठा करना चाहती है विदेश से, मतलब फॉरेन से, तो उसको इंडियन कंपनी जो इशू करेगी किसको, डिपॉजिटरी रिसीट्स को। तो इंडिया की कंपनी इंडिया से अगर पैसे इकट्ठा करना चाहती है
तो इशू करेगी इक्विटी शेयर को। इंडिया की कंपनी एनआरआई से पैसे इकट्ठा करना चाहती है इन द नेम ऑफ इक्विटी, तो इंडियन कंपनी इशू करेगी किसको, डिपॉजिटरी रिसीट को। बेसिकली एक डिपॉजिटरी रिसीट 4-5 शेयर के जो है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिपॉजिटरी रिसीट। अगर इंडिया की कंपनी अमेरिका के लोगों से इक्विटी के तौर पे पैसे इकट्ठा करना चाहती है तो इंडियन कंपनी इशू करेगी एडीआर को। और अगर इंडिया की कंपनी अमेरिका के अलावा किसी और कंट्री से डिपॉजिटरी रिसीट के तौर पे पैसे इकट्ठा करना चाहती है तो इंडियन कंपनी इशू करेगी किसको, जीडीआर को, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स को। ठीक है, एक होता है स्पॉन्सर एडीआर जीडीआर। अगर इंडियन शेयर होल्डर अपनी होल्डिंग जो उसकी इंडियन कंपनी में उसके शेयर है, अगर उनको विदेश के अंदर वो क्या करना चाहता है, सेल कर सकता है ओवरसीज मार्केट में, तो वो कैसे कर सकता है, वाया स्पॉन्सर्ड एडीआर और जेडीआर। ठीक है, ये बेनिफिट है यूरो इशू का कि आपको पैसा पूसा जो है बाहर से मिल जाएगा, ये सब। ठीक है, इसको बढ़िया तरीके से कर लेना, मैंने आपको सारा डिटेल में करवाया था। अब एक होता है ईसीबी। अगर इंडियन कंपनी बाहर से लोन लेना चाहती है तो इंडियन कंपनी जो है वो क्या करेगी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग ऑप्शन को जो सिलेक्ट करेगी। तो ईसीबी के अंदर जो है वो क्या, ईसीबी आर द लोन इन इंडिया मेड बाय द नॉन रेजिडेंट लेंडर इन फॉरेन करेंसी टू इंडियन बोरोवर। दे आर यूज्ड वाइडली इन इंडिया टू फैसिलिटेट द access to the foreign money by PSU। जो ईसीबी है उसके अंदर क्या आएंगे, बेसिकली कमर्शियल बैंक लोन हो गया या बायर क्रेडिट हो गया या सप्लायर क्रेडिट हो गया। तो ईसीबी के अंदर बेसिकली अगर इंडियन कंपनी बाहर से लोन लेना चाहती है तो इंडियन कंपनी जो इशू करेगी क्या, ईसीबी को, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग को। इसके बाद स्वैप। स्वैप बेसिकली क्या होगा, इसके अंदर दो पार्टी होंगी और दोनों पार्टी जो है वो क्या करेंगी, आपस में जो है वो क्या करेंगी, स्वैप मारेंगी। अब वो स्वैप किसका होगा, तो एक होता है जी आपका करेंसी स्वैप। इसके अंदर मैं मान लो मेरे पास एक करेंसी मैं होल्ड करके बैठा हूं वो है यूएस डॉलर, आपके पास जो करेंसी आप होल्ड करके बैठे हो वो है मान लो यूरोस, या फिर आपके पास पाउंड पड़े हैं, मेरे को पाउंड चाहिए आपको डॉलर चाहिए, तो हम आपस में क्या करेंगे, अपने करेंसी का स्वैप कर लेंगे। इसको बोलते हैं क्या, स्वैप अरेंजमेंट। एक होता है इंटरेस्ट रेट स्वैप। मान लो कि मैं किसी एक ऑब्लिगेशन में हूं और मुझे जो है वो फिक्स रेट से जो है पेमेंट करना होता है, आप किसी ऑब्लिगेशन में और आपको फ्लेक्सिबल रेट से पेमेंट करना होता है, तो हम आपस में जो क्या करेंगे, अपने इंटरेस्ट रेट को जो क्या कर लेंगे, आपस में स्वैप कर लेंगे। उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप। ठीक है, अब एक होता है लाइबर। लाइबर का मतलब क्या है, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। ये क्या होता है, लंदन के अंदर एक कमर्शियल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक को जिस रेट पर लोन देता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लाइबर। एक होता है माइबर। माइबर जो है वो क्या होता है, लाइबर के साथ माइबर भी पढ़ाया था आपको मैंने। माइबर क्या होता है, मुंबई के अंदर एक कमर्शियल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक को जिस रेट पे लोन देगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, माइबर। ठीक है, एक होता है स्वैप फैसिलिटेटर, जो क्या करता है, दोनों पार्टी के बीच में मीडिएटर की भूमिका निभाता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्वैप फैसिलिटेटर। ओके जी सर, लो जी, ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 4, मतलब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का। अब आज का जो आखिरी चैप्टर है उसको निपटा लेते हैं, जिसका नाम क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या नाम है जी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले तो यह है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली जो है वो क्या, देखो जैसे हमने देखा कि देयर आर डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, ओके, लाइक इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, रिटेन अर्निंग, और हर सोर्स की अपनी जो क्या होती है, कॉस्ट होती है। ठीक है, जैसे इक्विटी की जो कॉस्ट है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस की जो कॉस्ट है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, डिबेंचर की जो कॉस्ट है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेट, और जो रिटेन अर्निंग की जो कॉस्ट है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, जो आपका इक्विटी की, डेट की और प्रेफरेंस की जो कॉस्ट है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और जो रिटेन अर्निंग की कॉस्ट है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, अगर इन कॉस्ट को इंडिविजुअली पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट, और अगर कंबाइंड करेंगे, ठीक है, जिसको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगी आपकी कंबाइंड कॉस्ट। ओके, जिसको मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बोला जाता है। तो कॉस्ट की अगर बात करें तो कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, इट इज अ डिस्काउंट रेट। ठीक है, ये क्या डिस्काउंट रेट है, जो जिसको हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए। तो डिस्काउंट रेट बेसिकली क्या है, डिस्काउंट रेट वो है जो एक प्रोजेक्ट को कम से कम कमाना चाहिए, इट इज अ मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो एक कंपनी को कमाना ही कमाना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, अब जब कभी भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करेंगे, सबसे पहले रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, जिसके अंदर बेसिकली जो है रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट के अंदर आएगा एक तो रियल इंटरेस्ट रेट और एक है परचेसिंग पावर रिस्क प्रीमियम। तो जितना इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा उतना ही आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ेगा। दूसरा बिजनेस रिस्क, देखो सिंपल सी बात है, अगर रिस्क बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि रिस्क और रिटर्न दोनों एक साथ काम करते हैं। तो अगर रिस्क बढ़ेगा तो इन्वेस्टर जो है वो ज्यादा रिटर्न की डिमांड करेगा, तो अगर इन्वेस्टर रिटर्न ज्यादा मांग रहे हैं तो कंपनी की कॉस्ट भी बढ़ रही है। ठीक है, तो बिजनेस रिस्क जो है वो क्या है, बिजनेस रिस्क भी आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करता है। बिजनेस रिस्क बेसिकली क्या होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इतना इतना ईबीआईटी कमाएंगे, क्या पता उतना ईबीआईटी अपना कमाए, तो उसकी वजह से जो रिस्क होगा उसको बोलते हैं बिजनेस रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क जो है ये भी आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करता है। अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो क्या, फिक्स कॉस्ट सिक्योरिटी का प्रोपोर्शन अगर जो है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उसकी वजह से जो रिस्क होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फाइनेंशियल रिस्क। तो जितना आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर फिक्स कॉस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी का रेशियो बढ़ेगा उतना जो फाइनेंशियल रिस्क है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। और फिर कुछ अदर कंसीडरेशन भी होता है लाइक लिक्विडिटी, मार्केटेबिलिटी, इनको भी हम कंसीडर करके चलते हैं। इन सभी फैक्टर को जोड़ के फिर बनती है अपनी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
अब कॉस्ट को कैसे मेजर करेंगे, तो स्पेसिफिक कॉस्ट को मेजर करने के लिए सबसे पहले जो है हम यूज करते हैं किसको, कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट की अगर बात करते हैं तो डेट जो है वो क्या है, एक लोन है और लोन की अपनी एक कॉस्ट है, उसके ऊपर जनरली इंटरेस्ट अपने को पे करना होता है। तो यहां पे जो बेस बनता है कॉस्ट निकालने का वो क्या होता है, इंटरेस्ट। अब डेट की अगर हम बात करते हैं तो डेट दो तरीके से, या तो इरिडीमेबल है या फिर क्या है, रिडीमेबल। जो इरिडीमेबल है उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड इनटू में 100। रिडीमेबल जो डेट है उनकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस में मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन में एन अपॉन में मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन में 2। ठीक है, और आफ्टर टैक्स अगर निकालना है तो फिर क्या करेंगे, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स। ठीक है, अपॉन में नेट प्रोसीड इंटू में 100। और अगर रिडीमेबल डेट की अगर कॉस्ट निकालनी है तो कैसे करोगे, केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन में एन और अपॉन में मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन में 2। ये करते हैं किसके लिए, एवरेज के लिए, इंटू में 100। ये आपको मैंने जो है पूरा का पूरा समझाया था, एक बार देख लेना इसको, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में करवाए थे। ठीक है, अच्छा, जो डेट है, डेट के ऊपर मतलब इंटरेस्ट के जब भी हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं डेट की, तो वहां पे हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट में से 1 माइनस टैक्स करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट की वजह से टैक्स बेनिफिट मिलता है। वो आपको मैंने पूरा समझाया था क्या, कि इंटरेस्ट हमारे खर्चा है, अगर इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, कंपनी की जो इनकम है कम होगी, इनकम कम होगी तो टैक्स भी क्या लगेगा, कम। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट की वजह से टैक्स कम हो गया, नहीं हो गया, हो गया। तो इंटरेस्ट की वजह से अपने को टैक्स बेनिफिट मिलता है। ठीक है ना। अच्छा, लॉस मेकिंग फर्म जो होती है उसको कोई भी टैक्स बेनिफिट जो रिसीव नहीं होता है। ठीक है, इरिडीमेबल का आपको मैंने समझा दिया, थोड़ा देख लेना एक बार, और रिडीमेबल का भी हमने करा था वो देख लेना। ठीक है, फिर प्रेफरेंस की जो कॉस्ट है उसको बोलते हैं केपी, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। इरिडीमेबल के लिए अगर हम बात करें तो केपी जो कैसे निकालेंगे, डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड इनटू में 100। और अगर सीडीटी है तो वैसे तो अब सीडीटी हटाई दिया 2020 के अंदर, लेकिन अगर है क्वेश्चन में आ गया तो फॉर्मूला जो क्या रहेगा, डिविडेंड इनटू में 1 प्लस में सीडीटी अपॉन नेट प्रोसीड इनटू में 100। क्योंकि यहां पे जो है कंपनी को डिविडेंड तो पेमेंट करना पड़ेगा और डिविडेंड के साथ में कंपनी को उसके ऊपर टैक्स भी पेमेंट करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं सीडीटी, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। तो कंपनी बोलते हैं मेरी दो कॉस्ट आ रही है, एक तो डिविडेंड की और एक सीडीटी का। ठीक है, तो अगर सीडीटी क्वेश्चन में दे दिया तो सीडीटी को ऐड कर लेना, नहीं तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। और अगर वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आपने इशू करें तो उसकी जो कॉस्ट है वो कैसे निकालोगे, डिविडेंड प्लस में मैच्योरिटी प्लस मैच्योरिटी प्रोसीड, मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन में एन अपॉन में मैच्योरिटी वैल्यू प्लस में नेट प्रोसीड अपॉन में 2 इंटू में 100 करके। ठीक है, ये हमने प्रैक्टिकल सारे कर लिए थे, एक बार देख लेना। फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी की कॉस्ट निकाल थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों, क्योंकि इक्विटी पे कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट नहीं है। प्रेफरेंस के ऊपर कूपन रेट होता है, इंटरेस्ट के ऊपर डिविडेंड डिबेंचर के ऊपर कूपन रेट होता है, क्योंकि फिक्स रेट से वहां पे आपको ब्याज का पेमेंट करना है, प्रेफरेंस में फिक्स रेट से आपको डिविडेंड का पेमेंट करना है, जबकि इक्विटी के अंदर ऐसा कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं होती है। तो इक्विटी लेकिन उसकी भी अपनी कॉस्ट होती है। अब इक्विटी को कॉस्ट निकालने के लिए कई सारे मेथड है। सबसे पहले डिविडेंड यील्ड मेथड, इसमें हम कैसे निकालेंगे, कॉस्ट कैसे निकालेंगे, K इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 इंटू में 100। D1 का मतलब क्या, एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो हम फ्यूचर के अंदर हम पे करने वाले हैं वो अपॉन में नेट प्रोसीड इंटू में 100। डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड वो क्या बोलता है, इसमें हम क्या करें, D1 अपॉन में P0 इंटू 100 प्लस में G। फिर अर्निंग यील्ड मेथड क्या बोलता है, यहां पे डिविडेंड की जगह क्या जाएगा, ईपीएस आ जाएगा। तो ईपीएस अपॉन P0 इंटू में 100। P0 का मतलब क्या होता है, मार्केट वैल्यू पर शेयर। ठीक है, अर्निंग यील्ड प्लस ग्रोथ, तो इसमें क्या होगा, ईपीएस अपॉन P0 इंटू 100 प्लस में जी। रिलायंस यील्ड के अंदर क्या होगा, इसके अंदर कंपनी जो वो क्या बोलती है कि पिछले साल जो हमने हमारी कॉस्ट आई थी उसी इस साल भी हम उतना ही जो है वो कॉस्ट हम क्या करेंगे, बियर करेंगे। इसका मतलब पिछले साल जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमने शेयर होल्डर को दिया था इस साल भी उतना ही पे करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रियलाइज्ड यील्ड। इसके बाद है कैपिटल मॉडल। कैपिटल मॉडल जो है वो क्या बोलता है आपका, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसमें केई जो है वो कैसे निकालेंगे, केई इज इक्वल टू रिस्क फ्री प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस में आरएफ। बीटा जो है वो क्या करता है, बीटा बेसिक, देखो दो तरह का रिस्क होता है, एक होता है सिस्टमेटिक, एक है अनसिस्टमेटिक। जो सिस्टमेटिक रिस्क है वो सिस्टम की वजह से होता है, जिसको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, इसको नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क बोलते हैं। और जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है उसको आप जो है वो पोर्टफोलियो बना के जो डाइवर्सिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे हम जो बीटा जो है वो मेजर करते हैं किसको, सिस्टमेटिक रिस्क को। ओके, और फिर है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। इसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू 1 माइनस में परसेंटेज ब्रोकरेज करके आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो कंप्यूट कर लोगे। फिर आपको मैंने पूरा एक लेक्चर लगाया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाए थे इसके कॉस्ट ऑफ इक्विटी के, और साथ में हमने पढ़ा था ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वो कैसे निकलती है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगा, वो होती है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द स्पेसिफिक कॉस्ट। ठीक है ना, तो जो भी आपकी स्पेसिफिक कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई करोगे उनके कंसर्ट वेट से, और वो आपकी जो कॉस्ट आएगी उसको बोलते हैं KO या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको डिस्काउंट रेट जो है वो बोला जाता है। ओके जी सर। इसके अलावा जो टाइप ऑफ वेट हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए, हिस्टोरिकल वेट, मार्जिनल, टारगेट, बुक वैल्यू, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ओके जी सर। चलो आज क्या किया, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 5 चैप्टर जो है वो कंप्लीट करे। कौन कौन से 5 चैप्टर हमने करे, ये देखो। हमने सबसे पहले पढ़ा कैपिटल बजटिंग, फिर हमने पढ़ा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फिर हमने जो है लीज पढ़ा, फिर
सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और फिर पढ़ा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो 5 चैप्टर आज के इस वीडियो के अंदर हमने रिवाइज कर लिया बढ़िया तरीके से, इसको आप अच्छे से कर लेना। ओके, अब रह गए अपने कितने 6 चैप्टर, इनको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेक्चर आज का कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा और आपको हेल्प मिली है तो बढ़िया बढ़िया कमेंट कर देना, और अगर कोई कमी लगी है वो भी हमको बताना, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको हम सुधार कर लें। और आप कोई व्यू अगर देना चाहते हैं तो वो भी आप जो है कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हैं। दूसरा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट उनको भी मिल सके। बाकी अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच परचेस करना चाहते हैं दिसंबर के लिए तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप जो है कोर्सेज की इंक्वायरी कर सकते हैं। और सारी वीडियो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन मोहित शर्मा क्लासेस उसके ऊपर प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना जी सर। चलो, ये हो गया हमारा आज का पहला लेक्चर कंप्लीट रिवीजन वीडियो का, और एमसीक्यूज भी हम साथ साथ करेंगे अब, ठीक है ना। तो इसको आप कर लो, बाकी का जो टॉपिक है वो आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ओके जी सर, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।